स्वागत करेंगे और वो सौगात जो आपके लिए लेकर के आए हैं उस सौगात की बौछार करके जाएंगे। विकास पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है वो आज फिर से इस प्रगति रैली के अंदर विकास की गंगा बहाने के लिए आए हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार करती हूँ। सबको नमस्कार। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के, भारत माता की। वंदे वंदे। अब मैं आग्रह करूंगा इस रैली के आयोजक और यहाँ के विधायक सौम्य सांगवान जी और हमारे प्रत्याशी बबीता फोगाट जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार जी से वो आए और मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई सौम्य सांगवान जी, बबीता फोगाट जी और जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार जी। सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की। भारत माता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा सुखेंद्र मांडी जी से और कमल यादव जी से, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जी हमारे बीच में कमल गुप्ता जी आ गए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सुखेंद्र मांडी जी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब सतेंद्र परमार जी तलवार भेंट करके स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की। अब मैं बाड़ा से विधायक रहे सुखेंद्र मांडी से आग्रह करूंगा कि वे अपना संबोधन दें। भाई सुखेंद्र मांडी जी। भारत माता की। भाई आखिर तक जो लोग बैठे हैं सबका हाथ उठना चाहिए इस बात पे। भारत माता की। भारत माता की। आज चरखी दादरी जिले में हम सबके बीच में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हम सब इस चरखी दादरी जिले के वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में काबीना मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहन सुधा यादव जी, बहन बबीता फोगाट जी, भाई कमल यादव जी, भाई वरुण शोराण जी और हमारे जिले के अध्यक्ष सतेंद्र परमार जी। और इस रैली के अंदर चरखी दादरी जिले के कोने कोने में
अपनी बात को रख के आए, ऐसे हमारे बड़े भाई यहां से विधायक सोमवीर सांगवान जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में पहुंचे हैं और जब वो यहां अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबकी जो भावनाएं हैं उनको पूरा करने का काम पहले भी किया है और आज भी करेंगे। परंतु यहां कदम रखने से पहले हम सबकी एक इच्छा थी, एक भाव सबके मन में था, एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि जो कांग्रेस सरकार के समय में हमारे इस जिले को एनसीआर के अंदर शामिल कर दिया गया था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें कि हमारे चरखी दादरी जिले को बाहर निकलवाने का इन्होंने काम किया है। साथियों, चाहे हमारे इस चरखी दादरी जिले में आने वाले समय में इंडस्ट्रीज और आने वाले समय में एक उद्योग क्रांति लाने की बात के लिए 152D बनवाने का मामला हो, इसी के साथ साथ अगर 2014 से 19 के बीच की मैं बात करूं, हम सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई उद्योग धंधा है तो वो हमारा क्रेशर का काम है और उस क्रेशर के पहाड़ों के संचालन को भी शुरू करवाने का काम इन्होंने किया। इसी के साथ साथ हम सब की जो मांग थी कि ये चरखी दादरी जिला बने और जिसके लिए इसी मैदान के अंदर उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर ये कह के गए थे कि हमारे इस क्षेत्र से आप विधायक जिताने का काम करें, मैं आपको जिले का दर्जा देने का काम करूंगा। परंतु साथियों, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी आपके मांग के और बिना किसी प्रकार के आपसे कुछ लेते हुए, सीधे तौर पे आपकी भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस चरखी दादरी को जिले का दर्जा देने का काम किया था। साथियों, इसी के साथ साथ चाहे हमारे बारडा को उपमंडल बनाने की बात हो, जोजू और बोंद को खंड बनाने का काम किया हो, इसी के साथ साथ हमारे चरखी दादरी जिले के लिए नई सेक्रेटरीट के भवन की बात हो, हमारे चरखी दादरी जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज देने की बात रही हो, यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो और यहाँ हमारे जो किसानी से हम सब संबंध रखते हैं, जहां नहरों के अंदर जब से वो चौधरी बंसीलाल के समय में बनी थी उसके बाद से अधिकतर माइनर ऐसी थी जिनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचता था और मुझे ये कहने में भी रत्ती भर भी संकोच नहीं, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जो यहां से मंत्री तक भी रहे, उनके गांव में भी अगर पानी पहुंचाने का किसी ने काम किया वो आदरणीय मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया। साथियों, बुजुर्गों, इसी के साथ साथ चाहे हमारे पुराना जो हॉस्पिटल था उसको मातृ शिशु सदन के रूप में विकसित करने का काम किया हो, या हमारे इस चरखी दादरी जिले की 250 के करीब जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के विकास की राशि देने का काम किया हो, इस क्षेत्र की अगर कोई भी मांग रही हो उस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अपनी कलम को रोकने का काम नहीं किया। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि आपने एक जैसी जो ब्याह शादी में रिवाज होए करे कि जब ब्याह हो जाए है तो उसके बाद में उसका हत्था का थप्पा लगवाया जा से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये बताना चाहता हूं, बेशक आपकी शादी नहीं हुई हो परंतु आपने इस हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में, एक एक कोने कोने में ऐसे अनंत थापे लगाने का काम किया है, अनंत छाप छोड़ने का काम किया है कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को हमेशा याद करने का काम करेंगी। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं और इतनी हुमस और इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको नमन करते हुए, आपकी हमारी सरदारी को नमन करते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बारडा और हसावास की जो मामला है, जो नगर पालिका बनाने का काम किया गया है, उस नगर पालिका को यहाँ के लोग नहीं चाहते। उस मांग को भी आप समझने का और उस मांग को भी हमें पूरा करने का काम करें। इसी के साथ साथ
जोहजू कला हमारा बड़ा गांव है और लगभग 40-50 गांवों का सेंटर पड़ता है। तो जोहजू कला को भी आप तहसील का, उप तहसील का, जो भी आप चाहे वो दर्जा देने का काम करें ताकि हजारों लोगों को लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पिछली बार आप आए थे तो हमने बारडा क्षेत्र के 55 गांवों की मांग रखी थी कि यहां नहरी पानी की व्यवस्था करवाने का काम करें और आपने हमारी उस मांग को पूरा करते हुए 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजना जिसका आपने उद्घाटन भी करने का काम किया और जिसमें से एक योजना का शिलान्यास भी आपने, आधारशिला भी रखने का काम किया है। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ये जो डहानी, फोगाट, चिड़िया, ये दूधवा, दातोली, मकड़ाना, इन गांवों के लिए भी आप इसी प्रकार की एक योजना को मंजूरी देने का यहां काम करें। इसी के साथ साथ जो हमारा हिरवाल के कुछ गांव यहां लगते हैं जिसमें जावा, बधवाना, पालड़ी, इन सब गांवों की एक पुरानी इच्छा है, पुरानी मांग है कि इन गांवों के अंदर पीएचसी की सुविधा हो। ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे भी आप पूरा करवाने का काम करें। इसी के साथ साथ ये चरखी दादरी क्षेत्र लगातार परेशानियां इस क्षेत्र में रही है, सीवेज को लेके, पानी के बहाव को लेके, और इसी प्रकार से बारडा क्षेत्र के अंदर भी इसी प्रकार की समस्या है। तो दोनों क्षेत्रों के लिए जो सीवेज का व्यवस्था करने की बात है उसे भी आप पूरा करते हुए, और आज जिस प्रकार से ये क्रेशर जोन आपने शुरू की और इस शुरू करने के बाद आपके इस क्षेत्र के अंदर से हजारों लोगों को जो रोजगार आपने देने का काम किया, परंतु एक समस्या हमारे सामने है कि 5,000-10,000 के करीब रोजाना के डंपर यहां से निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति इस क्षेत्र में बनी रहती है। इसी प्रकार की स्थिति बारडा में भी बनी रहती है। तो दोनों शहरों के लिए आप अगर ये हम सब की ये मांग है कि आप दोनों शहरों के लिए रिंग रोड का, बाईपास का निर्माण करवाने का काम करें। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी, आप यहां आए हैं, पहले भी जब आप आए आपने किसी भी बात को मना नहीं किया, चाहे हमारे शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र जिले के अंदर हमारे 4 कॉलेजों की स्थापना करने की बात हो, चाहे कादमा में ITI बनाने की बात हो, चाहे नए बस स्टैंडों के निर्माण की बात हो, आपने हमेशा इस जिले के लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी कलम को चलाने का काम किया है। और आज भी इस जिले के समूचे लोग, इस जिले की आई सारी सरदारी, एक एक गांव का व्यक्ति ये आपसे इस भाव के साथ यहाँ उपस्थित हुआ है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बनाया हुआ जिला है और इस अपने जिले के लोगों के लिए आपकी कलम आज भी नहीं रुकेगी। बेशक से आज परमपिता परमात्मा ने बारिश नहीं की, परंतु आज चरखी दादरी जिले के लोग आपको यहां बरसता हुआ देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करते हुए और ये उम्मीद करता हूं कि पूर्व की भांति आज भी आप हमारे जिले के लोगों की प्रत्येक मांग को पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सुखविंदर जी। अब मैं जिलाध्यक्ष सत्येंद्र प्रभार जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और सभी का अपने शब्दों के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की इस प्रगति रैली में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमूर्ति, उनके अंत्योदय के सपने को साकार करने वाले ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के हर मन हर दिल अजीज मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का मैं आज दादरी की इस पवन धरा पर प्रगति रैली में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दादरी जिले की तरफ से। और आई हुई इस दादरी जिले की देवतुल्य जनता और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश के संगठन शिल्पी, क्रियाशील और एक समय में भारतवर्ष के किसानों की आवाज और प्रदेश के किसानों की आवाज रहे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी, जो आपके दादरी के लाडले हैं, आपके प्रिय हैं, ऐसे लोकप्रिय हरियाणा प्रदेश के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई
माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं यहाँ दादरी पधारने पर पार्टी की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आई हुई जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो अपनी लोकसभा के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को बड़ी बारीकी से पहचानते हैं और छूने का काम करते हैं, ऐसे लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई चौधरी धर्मवीर सिंह का आज की इस प्रगति रैली में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान दादरी से जिनका बचपन का रिश्ता रहा, स्थानीय निकाय मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिसकी गांव में और वार्डों में, शहर में जिसकी आम चर्चा रहती है, बिजली आई बिजली गई, जिनको सुचारू रूप से हरियाणा प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं, ऐसे चौधरी ओम प्रकाश, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का मैं दादरी की इस धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर सभी विराजमान नेताओं का, सभी पार्टी पदाधिकारियों का, सबका दादरी जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आप सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री जी के इंतजार में बैठे हैं, बहुत भारी गर्मी है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री जी की दोनों की जोड़ी ने दादरी जिले को बहुत कुछ देने का काम किया है। 2016 में आप दोनों ने ही दादरी जिले को जिला बनाने का काम किया। आपने बिन मांगे मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ पीजी कॉलेज दिया और सचिवालय दिया। आज भी पूरी दादरी की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जैसे भाई सुखविंदर जी कह रहे थे कि आप बादलों की गड़गड़ाहट के बीच, बारिश तो नहीं हुई लेकिन आप बरसने का काम करेंगे। मैं ज्यादा समय आपका न लेता हुआ, किसी कवि ने कहा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। दुनिया खड़ी थी तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, मुख्यमंत्री जी ने अपना वतन मांग लिया, मुख्यमंत्री जी ने अपना वतन मांग लिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सतेंद्र जी। अब मैं आग्रह करूंगा इस साल से आए हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री श्री कमल गुप्ता जी से, वो आए और हमारा संबोधन दे। दादरी की इस पावन धरती पर और इस गर्मी के मौसम में हमारे प्रदेश के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, यहां के बहुत ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले और दादरी के ही रहने वाले, दादरी से पढ़े लिखे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़, हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, भिवानी और महेंद्र के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, चौधरी सोमवीर जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी बहन सुधा यादव जी और मंच पर सभी मेरे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरी वंदनीय बहनों, माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मित्रों, मैंने यहां कोई बात नहीं कहनी। मैंने तो एक ही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कहनी है कि मैंने यहां से 8वीं की, यहां से 9वीं की, यहां से 10वीं की और यहां से 11वीं की। आप मुझे हिसार का छोड़ के अगर दादरी का विधायक मानो और आप ये मानो कि दादरी से ही आपने ये मंत्री बना दिया, तो जितनी मांगे चौधरी सोमवीर जी मांगेंगे, हमारे भाई सुखविंदर जी मांडी मांगेंगे और आप सबकी जो पहले वो पिटारा खोलकर लाए हैं उसी में बहुत कुछ ऐड करते हुए मैं भी आपके चरणों में ये दरखास्त करता हूं कि दादरी जिले को, दादरी शहर को हर प्रकार से इसका चौतरफा विकास और सर्वांगीण विकास करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतनी बात आपसे निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कमल जी, आपका दादरी से नाता रहा ही है और सभी लोग दादरी के आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा चौधरी रणजीत चौटाला जी से, हमारे बिजली एवं जेल मंत्री बहुत दूर से आए हैं दादरी की जनता के लिए, तो आग्रह करूंगा वो आए, अपना संबोधन दें। चौधरी रणजीत जी। हमारे बहुत आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे पुराने साथी रहे यहाँ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे प्रदेश में मेरे साथी, आपके यहाँ आज पता लगा पड़े भी यहाँ है, माननीय कमल गुप्ता जी, हमारी बहन सुधा यादव, सुखविंदर सिंह जी मांडी, हमारे इस सारे आयोजन करने वाले हमारे साथी, मेरा सोमवीर जी का बहुत लंबा परिचय नहीं है। इस विधानसभा में जब चुन के गए तो मेरा इनसे 2.5 साल से परिचय है, पर इतने थोड़े परिचय में इनसे बढ़िया साथी, इनसे बढ़िया दोस्त नहीं मिल सकता। बहुत साफ और सीधा आदमी है। मैं सम्मानित मंच या उपस्थित इस भारी हाजिरी में मैं सभी का आपका स्वागत करता हूं। लंबा नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पे बैठे तो थोड़ी सी किसान की बात करूंगा। मेरे अपने हलके में ये रिकॉर्ड की बात है, घग्गर का पानी जो पाकिस्तान जाया करता था, हिंदुमल पोर्ट तक जाता था, अब जब बरसात होती है तो 30,000 क्यूसेक पानी राजस्थान और आगे पाकिस्तान निकल जाता था। वहां नहरें बना के, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे हल्के के 20 गांव में घग्गर का पानी 3 महीने इतनी बड़ी मौज कर दे कि उस फसल का कोई अंदाजा ही नहीं, पहले से दुगनी हो रही है। जहां जमीन का भाव 11 लाख किले रुपए का था, आज के दिन 25 लाख रुपए किले का भाव कर दिया। ऐसा एक काम कर दिया। मैं एक किसान की बात शेयर करूंगा कि एक बार महर्षि उद्दालक का बेटा बहुत पढ़ लिख के बाहर विदेश सब जगह पढ़ाया, उसने एमए, पीएचडी, एलएलएम सब, एमफिल सब कर ली। और महर्षि उद्दालक बहुत विद्वान थे। कहने लगे, पिताजी अंतिम ज्ञान क्या है? सब जगह पढ़ लिया, विदेश भी पढ़ाया। तो उसके पिता कहने लगे, बेटे अंतिम ज्ञान लेने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। कहने लगे कि मैं उसके लिए तैयार हूं। कहने लगे कि 15 दिन मन पे, मुंह पे कोई अन्न का दाना भी नहीं रखेगा, 15 दिन तुझे घोर तपस्या करनी पड़ेगी। बच्चा बहुत लायक था, पिता का बहुत आज्ञाकारी था। 15 दिन पूरा उपवास करा, उसने एक दाना भी अन्न का अपने मुंह में नहीं रखा। 15 दिन बाद हाजिर हुआ। कहने लगा, पिताजी आपने जो बताया था मैंने वर्क पूरा कर लिया, अब मुझे बताएं कि अंतिम ज्ञान क्या है। तो उसके पिता कहने लगे, बेटे अंतिम ज्ञान जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म ही अन्न है, अन्न को पैदा करने वाला किसान है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जापान से लेके अमेरिका तक 2% से लेके 70% लोग खेती 7% खेती करते हैं। केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऐसा है जहां 70% लोग खेती करते हैं। इन सबकी किस्मत आपके हाथ में। बहुत आप प्रयास कर रहे हैं, पोली हाउस का, आपका मछली पालन का, इसके बाद आपका दूसरे जो और बागवानी का। किसान की किस्मत बदलनी चाहिए। एक थोड़े पानी में, थोड़ी व्यवस्था में, इन साधनों में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इनका जरा जितना आप कर सकें वो करें। मैं ज्यादा लंबा नहीं कह के एक बधाई देना चाह रहा हूं आपके सबके सामने कि पूरे देश में पहले एक मुख्यमंत्री थे जिनका बेस्ट मैनेजमेंट है। अभी राजनीतिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि हरियाणा में एक कांग्रेस का एमपी बनना था, एक बनना था विपक्ष का।
एक कांग्रेस का और एक भारतीय जनता पार्टी का, और इसके बाद इनके मैनेजमेंट से दोनों पार्टी जीत के लाई। मैं समझता हूं हाईकमांड ने देश में इनका ये कदम और आगे बढ़ा है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। लोकल लोग बहुत बोलने वाले हैं, लोकल समस्याएं उनका चर्चा करेंगे। मैं एक ही बात का कह के अपनी जवाब अपने सीट पे जा रहा हूं कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने बिजली का महकमा दिया। मैंने इस महकमे को पिछले 2.5 साल में कहीं दिक्कत नहीं है। अब के इस पिछले 6 महीने में 16 स्टेटों में एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे मुख्यमंत्री जी कहने के रणजीत सिंह जी व्यवस्था ठीक करो। मुझे भी आपके फोन आते थे। पहले ही 4-5 दिन तो झटके आए, पर उसके बाद बिजली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और 24 घंटे किसानों को 8 घंटे बराबर 8-8 घंटे की शिफ्ट से बिजली मिल रही है। एक वक्त तक थोड़ी सी तंगी थी, पर अब बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं इस बात के लिए भी इन्हें बधाई देता हूं और आपका लंबा नहीं करके मेरी बात को विराम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा हम सबके स्नेह के पात्र और सबके बीच में रहने वाले यहाँ के यशस्वी विधायक भाई सोमवीर सांगवान जी वो आए और मुख्यमंत्री के सामने इस क्षेत्र की बात भी करें और साथ में अपना संबोधन दें। भाई सोमवीर जी सांगवान। आज इस प्रगति रैली में उपस्थित आज के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि, त्यागी और तपस्या की मूर्ति माननीय मनोहर लाल जी, बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, निकाय मंत्री, बहुत ही लोकप्रिय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद भाई धर्मवीर जी, बहन सुधा यादव जी, जिला अध्यक्ष भाई सतेंद्र परमार जी, सुखविंदर मांडी जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, संगठन के पदाधिकारी, इस दादरी जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार, छायाकार बंधु, तमाम सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी, सबसे पहले तो मैं तमाम इस महा रैली में पहुंचने पर तहे दिल से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज ये दादरी के लिए ऐतिहासिक दिन है। पिछले 32 साल से मैं लगातार इस दादरी की जनता में बीच में सेवा करने का मौका मुझे मिला और दादरी की जितनी भी समस्याएं, किसी सरकार ने भी चरखी दादरी इज ए बिग विलेज, एक बड़ा गांव बिना सुविधाओं का बड़ा गांव चरखी दादरी, किसी नेता किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रांगण में, इसी मंडी में 18 सितंबर 2016 को जो काफी लंबे समय की डिमांड थी, जिन रियासत के अंदर भी दादरी जिला होता था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 16 सितंबर 2016 को दादरी को जिले की सौगात दी, एक जिले का स्वरूप दिया और उसके बाद विकास की गंगा बहाने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। चाहे वो जनता कॉलेज की बात थी पब्लिक लड़कियों के लिए, मेडिकल कॉलेज की बात थी, सीवरेज की बात थी, या खेलों में स्टेडियम की बात थी। जब भी माननीय मनोहर लाल जी से हमने अपील करी, उन्होंने 1 मिनट भी बाहर नहीं लाई उसको मंजूर करते हुए। आज जो काफी इतनी गर्मी की तादाद में इतने भाई इकट्ठे हुए, टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर माननीय मनोहर लाल जी को सुनने के लिए आप आए हैं। माननीय मनोहर लाल जी, मैं आपके संज्ञान में जो दादरी हल्के की कुछ मुख्य मांगे हैं, वैसे तो हमने फिजिबल के लिए आपके पास भेज दिया था, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दादरी जिले के अंदर पीने के पानी और नहर के पानी की है। जो इस दादरी जिले के अंदर जो पानी मिलता था, 700 क्यूसेक पानी मिलता था, आज वो सिर्फ 400 क्यूसेक पानी मिला है। पानी की शॉर्टेज होने के कारण खेती के लिए जो जमीन थी वो खराब होने जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से जो हमारा हक है पानी का, वो दादरी को पानी का हक मिले। दूसरी बात, यहाँ दादरी शहर की सबसे बड़ी समस्या
जो जन जन परेशान है, नरक की निशानी बना हुआ है। सीवरेज और पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान जो हुड्डा सेक्टर द्वारा 30 एकड़ जमीन जो चरखी वाली नेहरू कनाल के पास हुड्डा ने सेक्टर में वाटर सप्लाई के लिए अधिकृत की गई थी, उस जमीन का बड़ा वाटर टैंक, जिस प्रकार भिवानी की तर्ज के ऊपर बड़ा वाटर टैंक बनाया जाए कि पूरी दादरी को उस 30.5 एकड़ की जमीन से 50 साल की समस्या का समाधान हो। सीवरेज के लिए बड़ा बुरा हाल, बुरी व्यवस्था है, उसका भी तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान हो। एक हमारे दादरी के अंदर CCI सीमेंट इस जमीन जो 203 एकड़ जमीन सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की है, शहर के बीच में है, चारों तरफ से 4 साइड ओपन है। उस जमीन का किसी भी कॉमर्शियल यूज या HIDC द्वारा उसके अंदर कोई प्लाट काटे जाए जो लोगों को रोजगार मिले और एक शहर की सुविधा बन जाए। दूसरी, माननीय मनोहर लाल जी, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया, दादरी को जला दिया। यहाँ इस हल्के के अंदर, पूरे जिले के अंदर 1952 में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सबसे पहले लीलाराम रेसलिंग के अंदर हुए। दयानंद पहलवान, सज्जन पहलवान, पता नहीं कितने पहलवान, वॉलीबॉल के भाई संजय, हमारी कुश्ती के अंदर दुनिया में नाम रोशन करने वाली हमारी बहन गीता और बबीता, एक से एक उच्च कोटि के यहाँ खिलाड़ी हैं। मनोहर लाल जी, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये खिलाड़ियों की खान है दादरी जिला, भिवानी जिला। आप हमें एक बहुत बड़ी सौगात, जो दिल्ली के नजदीक होने के कारण, चारों तरफ कनेक्टिविटी बढ़िया होने के कारण, रोड हाईवे बनने के कारण, दिल्ली के नजदीक होने के कारण, अगर आप हमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी जमीन यूनिवर्सिटी को चाहिए, हमें एक दादरी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी जाए, जहां हमारे बच्चे खेलों में दुनिया में जिस प्रकार का महत्व, ज्यादा से ज्यादा मेडल आपके झोले में डालने का काम करेंगे। माननीय मनोहर लाल जी, बहुत सी हैं जो मैंने आपको लिखित में दे रखी है कि समय का अभाव है। जितनी उम्मीद थी इस गर्मी के मौसम, मुझे आशा थी कि हमारे भाई और भी ज्यादा पूछने चाहिए थे, लेकिन फिर भी दिल मजबूती के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई में आपके साथ हैं। आने वाले टाइम में जब भी आपका भी हुक्म होगा, आपके सर माथे के ऊपर आपकी जनता ये आपके साथ खड़ी है। 1900 चौधरी बंसीलाल के बाद इस दादरी को जिले के अंदर जो भी काम की सौगात दी, माननीय मनोहर लाल जी आपने दी। हरियाणा प्रदेश को चाहे इलेक्शन लड़ने वाला किसी दूसरी पार्टी का भी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो आपकी प्रेरणा के अनुरूप, उसी के अनुरूप हमने भी आपका तहे दिल से आपका समर्थन किया और आपने हमारी बात को मानना। इस दादरी की जनता भलाई में जो भी डिमांड रखी आपने पूरी की। मनोहर लाल जी, मैं तो आपका आभारी हूं और आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में इस दादरी की जनता जितनी भी उपेक्षा है उस समस्या का समाधान करते हुए दादरी जिले को एक नया स्वरूप आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव के बाद, गुड़गांव की तर्ज के ऊपर सबसे विकसित और सबसे सुरक्षित बढ़िया जिला दादरी बने आपके आशीर्वाद से। जिस प्रकार आपने चितार्थ किया है, सबको साथ लेकर चलने की जो प्रेरणा दी है, उसी के अनुरूप जब भी हमने दादरी की कोई भी डिमांड रखी, आपने 1 मिनट में उसको मंजूरी दी। यह भी रैली आपने मैंने अपील करी कि मनोहर लाल जी, हमें दादरी की जनता आपका इंतजार कर रही है, प्रेरणा के स्वरूप आप हमें टाइम दें। आपने तुरंत प्रभाव से इस गर्मी के बारिश के मौसम में भी हमारे को ये रैली की सौगात दी। इसलिए मैं तमाम भाइयों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से, हमारे नेतागणों का जो हौसला बजाई करने के लिए आए हैं, सब भाइयों का अपनी तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सौम्य जी, आपने इस क्षेत्र की जनता की मांग मुख्यमंत्री के सामने जोरों से रखी। अब मैं आग्रह करूंगा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की शान, बहुत ही सरल व्यक्तित्व और इस हिंदू राष्ट्र के जो भगवा कलर है उसको अपना चोगा बना के पहन के रहने वाले भाई धर्मवीर जी आए और सबको संबोधित करें। भाई धर्मवीर जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, आदरणीय धनखड़ साहब, चौधरी रणजीत सिंह जी, कमल जी, भाई सोमवीर जी, सुखविंदर जी, बबीता जी, सुधा जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं सुखविंदर जी और सोमवीर जी द्वारा जितनी भी मांग रखी है उनका समर्थन करते हुए, क्योंकि ये दादरी जिला एक ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था और कई बार
आप भी देखते हो, कई बार सूखा पड़ जाए, भयंकर बाढ़ आ जाए। उसी प्रकार से पिछले कुछ सालों में एक कोविड नाम की बीमारी दुनिया और देश में फैली और उसका असर दादरी पर भी पड़ा। दादरी रूपी डिस्ट्रिक्ट का पौधा आपने लगाया, लेकिन वो कोविड की वजह से जो काम जल्दी होने चाहिए थे उनमें कुछ रुकावट आई और वो केवल हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया में आई। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें और ज्यादा पानी देकर, खाद देकर इस आपके द्वारा बनाए गए जिले को एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आप जरूर काम करेंगे, ताकि ये जिला हमेशा आपको याद रखे। देखिए, आजकल दुनिया के अंदर जो बड़ी सी बड़ी ताकत अमेरिका जैसे देश हैं, जो दुनिया का बादशाह मानते हैं अपने आप में, दूसरी ताकतें चाहे वो रसिया है या यूरोप है, आज उनके भी हालात ठीक नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, भयंकर रिसेशन से अमेरिका गुजर रहा है और पड़ोस के देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। आवश्यकता के हिसाब से कहीं खाद्यान्न पदार्थ नहीं, कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं, कहीं बिजली नहीं, और लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। पिछले दिनों आपने मीडिया में देखा होगा, इस प्रकार का रिसेशन या तो 2008 में आया था, उससे भी ज्यादा रिसेशन आने के बावजूद इस देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में होने के कारण हिंदुस्तान आज भी लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या फैसला लेते हैं। वरना जब कभी भी आधी अधूरी सरकारें थी, आपको याद होगा चंद्रशेखर का जमाना, सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हम देश के हालात को ठीक नहीं कर पाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जब दुनिया में हाहाकार हो, ऐसे वक्त पर भारत को और तेजी से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये एक लंबी सोच का परिणाम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी, जो आज का आईटी का जमाना है, हमें तो बाद में पता चला, हमने तो ये आईपैड, लैपटॉप भी अच्छी प्रकार से चलाने नहीं आते। और जब ये यहां पर संगठन के महामंत्री थे, कई बार धनखड़ साहब बताते हैं और अब भी हम देखते हैं कि उस सारी की सारी पार्टी के संगठन को जोड़ा कर मैं उस आईपैड में रखकर सारा सिस्टम को अपने आप में रखते थे। और अब तो प्रदेश की सरकार आपके हाथ में है, एक एक गली का पता है आपको, एक सड़क का पता है, पानी का पता है, बिजली का, हेल्थ का, एजुकेशन का। जब भी कोई समस्या कोई रखता है तो उस झोड़े में से काट के ने फिर उसी वक्त बता देते हैं कि ऐसी बात नहीं, यहां पर इस चीज की जरूरत है। क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जो पैसा देना है वो आप डायरेक्ट देते हो, और आईटी के माध्यम से आप सारी चीज का ज्ञान आपको है। अच्छी बात है कि देश के दूसरे प्रदेश भी आपके किए हुए फैसले को मानते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी एक छोटा सा सुझाव है, अगर समझ में आए तो जरूर उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना। पीने का पानी, वो जल जीवन मिशन के तहत आपने हिंदुस्तान में सबसे पहले अडॉप्ट किया, ऑनलाइन सारा हो चुका है। इसी प्रकार से नहर के मामले में भी आप सबसे आगे बढ़कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। मेरा सुझाव केवल एक है, पीने का पानी का महकमा हो या नहर का पानी, जितने भी मेरी लोकसभा क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि बतौर एमएलए हैं, एक दिन 2 घंटे का टाइम लगाकर चंडीगढ़ या दिल्ली कहीं मीटिंग कर लें, हम भी अपनी तरफ से सुझाव दे देंगे। मेरे को भी उसके अंदर जरूर बुला लेना, ताकि उन समस्याओं को हम बारीकी से आपको बता दें। छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है कि वो बैठने से समाधान निकल जाए। इसी प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और खेती बाड़ी का डिपार्टमेंट, आपने डायरेक्ट पैसा खूब दिया है, लेकिन छोटी छोटी तकनीकी गलतियां हैं। आपने मुआवजा स्टेट की तरफ से पूरा दे दिया, लेकिन जो कंपनियों ने पैसा देना था
वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से अभी तक वो लटक रहा है। जो मुआवजा कंपनियों ने देना था वहां गड़बड़ है। चकबंदी एक ऐसा सवाल है कि सारे हरियाणा की बजाय अकेला दादरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां हम 8 साल तक उन कुछ गांवों में चकबंदी नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से आने जाने के रास्तों में झगड़े होते रहते हैं। तो एक दिन उन दोनों विभागों को भी बुलाकर मेरी प्रार्थना है कि उनको के ऊपर भी चुने हुए एमएलएज और मुझे भी बुला लेना, ताकि 2 घंटे में ये सारा निपटारा हो सके। जहां तक पैसे का सवाल है, क्योंकि आपने सैद्धांतिक तौर पर बहुत से अच्छे फैसले लिए हैं जो शायद कोई और सरकार नहीं ले पाई, चाहे वो 5 क्रम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के हों, 6 क्रम से ऊपर के रास्ते B&R के द्वारा बनाए जाते हों। इस प्रकार से लड़कियों की शिक्षा के लिए चाहे वो स्कूल की बात है, 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज की बात है। पहले मुख्यमंत्री आप ऐसे हैं जो प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर हेल्थ के नाम पर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज घोषणा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ एक समस्या ऐसी हैं जो आपको लिखकर माननीय सोमवीर जी ने भी दी हैं, और क्योंकि आप खुद क्योंकि सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हो, तो ये 2-3 चीजों का केवल मेरा सुझाव है। और बाकी क्योंकि ये जिला आपका बनाया हुआ जिला है, ये एक पौधा है, और क्योंकि दुनिया में एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर हम खाद नहीं डाल पाए, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप इस पौधों को बड़ा पेड़ बनाओगे ताकि ये पूरा फल देश के। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर जी। अब मैं आग्रह करूंगा इस प्रदेश की शान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने संगठन को बहुत तीव्र गति से चलाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच में हमेशा 24 घंटे 365 दिन उपस्थित रहता है, उनके मार्गदर्शन में और सब बहुत तेजी से काम करते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ वो आए, और जो दादरी के भी चाहते हैं यहाँ रहने वाले श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, धन्यवाद। बहुत ही आदर के योग्य हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे बीच में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, दादरी से ही जिनका संबंध मेरी तरह से केवल आपके लिए जोर लगाने के लिए मेरी ढाड़ आए, ऐसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आपके सांसद धर्मवीर सिंह जी, सुधा यादव जी, भाई सोमवीर जी सांगवान, सुखविंदर जी मांडी, बबीता फोगाट, सत्येंद्र परमार, भाई कमल यादव जी, संदीप जोशी जी, बालकृष्ण अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने हमारा यहाँ दादरी का चेयरमैन खूब ठाडे वोटों से भाई बख्शी को बनाया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक बात मैं इस आभार के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दादरी को बीजेपी की सरकारों ने दिया, मनोहर लाल जी ने इनके पहले मंत्रिमंडल में जब शामिल था तब दिया, और दूसरी बार मुख्यमंत्री जब दिया, हिसाब लगा लो पिछली सरकारों ने दादरी को इतना कभी नहीं दिया था। चाहे यहाँ के जिला बनाने की बात हो, इसी मंडी में अरियो सैडर यहाँ जो घोषणा हुई थी, बारडा को उसी समय सब डिवीजन बनाया था, उसी समय बौंद और जो को ब्लॉक बनाया था, एक साथ इतनी सौगात दी थी। और भाई सुखविंदर चर्चा कर रहे थे, उस समय सिंचाई मंत्रालय मेरे पास था, 143 करोड़ रुपए पहले इस लिफ्ट इरिगेशन के लिए, जिस इलाके के पानी की कोई कमी नहीं रही, इसका इंतजाम करने का भी काम किया था। इतना हेज, बिन मांगे मेडिकल कॉलेज, मांगे से कॉलेज, दादरी आड़ो भाई तुमने बख्शी के रूप में देना शुरू किया है, धर्मवीर जी के रूप में भी देना शुरू किया था, लेकिन आगे ध्यान रखियो 2 सीट का जिला है एमएलए की, उतना का उतना जोर लगा के आपका प्यार उतना मिलना चाहिए बीजेपी को जितना प्यार बीजेपी आपके प्रति दिखाती है। जब पूछ रहा कोई और जिला नहीं है, ये ठीक है, मैं मानता हूं जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना के कारण से
यहाँ के विकास में जो होना चाहिए था थोड़ी गति धीमी हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी हाजिर हैं और इस बात को समझते हैं, और धर्मवीर जी और सोमवीर जी ने भी यह बात कहने की कोशिश की, और मैं भी यही बात कहने के लिए, कमल गुप्ता जी ने भी, कि आपका बनाया हुआ जिला है, इन 22 जिलों में एक जिला दादरी आपका बनाया हुआ है, इसलिए दादरी जिला सबसे न्यारा, सबसे तगड़ा, सबसे अच्छे जिले के रूप में डेवलप हो। जो आपका सपना भी है उस सपने को साकार करने का काम, और उसके लिए जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे और सोमवीर ने भी कहा कि राम तो अभी नहीं बरसा है, जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश आ जानी चाहिए थी, या मानसून इसी समय आ जाता है, लेकिन मानसून नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, मनोहर लाल जी पहुंचे हुए हैं और आज जम के बरसेंगे। ये दादरी के लिए मुझे लगता है कि इनका इस प्रकार का प्रेम और हेज हमेशा हमारे इलाके के लिए दिया रहा है, और इन्होंने दादरी को उस प्रकार से दिया। 8 साल की इन सरकारों में जो बदलाव हमने देखा, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे मनोहर लाल जी की यहाँ की सरकार हो, बदलते हुए हरियाणा को और बदलते हुए देश को देखा है। याद करो 2014 से पहले बटेऊ भी आ जाता तो तड़के यूं कहते, बटेऊ बोतल ठा चालता मैं घुमा लाऊं, लेकिन अब वो बात नहीं है। पूरा हरियाणा खुले में सोच मुक्त है, अब लोटा बोतल लेकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बदलावा इलाका है, क्यों करणवीर ठीक कह रहा हूं ना, अब सारे के सारे हर घर में शौचालय है। सबसे पहले दूसरी बात जो बड़े बदलाव की मोदी जी ने की, एक वक्त था जब ईंधन की जिम्मेवारी केवल ये मेरी माताएं बहनें बैठे इनकी होती थी, चाहे गोश्ते पाथो, चाहे ठांसरे इकट्ठे करो, और चाहे जो है वो लकड़ी काट के ले आओ, और हर घर में जब तक गैस देने का काम किया है, माताओं के सिर से वो बोझ कम किया है नरेंद्र मोदी ने। अब हर घर में गैस से ये बदलाव करके दिखाया है, हर घर तक गैस पहुंचाने का माताओं के उस सिर पर से वो बोझ उठाया है। और इसी प्रकार का काम जिसकी चर्चा धर्मवीर जी कर रहे थे, हर घर में नल से जल, ये जो काम करके दिखाया है कि नल से पानी हर घर में पहुंचे। पानी की जिम्मेवारी भी हमारी माताओं बहनों की होती थी कि वो सिर पे लाया करती थी, कितनी दूर से गांव में नल आ गया तो भी भर के लाती थी गले मोहल्ले से। लेकिन अब ये जो बदलाव है ये करके दिखाया है, तो केंद्र की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने सबसे पहले हर घर से नल जलने का काम किया है। ये सरकार बनने से पहले मुझे याद है मुआवजा नहीं मिलता था, और मुआवजा केवल मिलता था तो इतनी कम राशि का मिलता था कि वो चेक हम दिखाया करते 2-2.5 रुपए के। और अब ये बदलाव ऐसा है कि ये 8500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये काम करके सरकार ने दिखाया है। इसके लिए कोई जिसका अभिनंदन करना चाहिए वो मोदी सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार है। ये बदलते हुए हरियाणा और बदलते हुए देश को हमने देखा है। हर आदमी को वैक्सीन लगी है, सबको 2-2 वैक्सीन लगी है, अगली डोज भी किसी ने बूस्टर डोज भी ली है। इतना बड़ा जो परिवर्तन कि हम बिना खुले मुंह यहाँ बैठे हैं, आज कोरोना का डर नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज मास्क लगा के आता है, या मंच पे भी किसी पे मास्क नहीं है और सामने भी आप पर किसी पे मास्क नहीं है। इतना बड़ा जो काम करके दिखाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से साथ दिया है, वो बदला हुआ भारत और बदला हुआ हरियाणा हम देख रहे हैं। ये जीवन शैली बदली है लोगों की इन वर्षों में, और ये काम किया है तो इस सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने काम किया है। आज बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री जी आए हैं। यहाँ भी एक जाट धर्मशाला बन रही है आषाढ़ पाने में। प्रजापति समाज भी अपनी एक चौपाल धर्मशाला चाहता है, सैन समाज भी चाहता है, बाकी सब मांगे बड़ी बड़ी। तो आप यहाँ बहुत अच्छा जो है जिले का कार्यालय, जिले का सचिवालय बनाने का शिलान्यास करके आए हो। बहुत सारे काम जो है इस इलाके के, चाहे सड़कों के हैं, नहरों के हैं, आज आप सबकी आपने हामी भरी है। लेकिन एक काम आपकी पाइपलाइन में बड़े पुराने समय से है, ये जो सीसीआई की फैक्ट्री है, ये जमीन भी आप देश के औद्योगिक मंत्रालय से मांग रहे थे। ये भी मिल जाए तो दादरी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट का एरिया वहां पर आपकी रहनुमाई में हो सकता है और एक यादगार चीज बन सकती है कि ये जो जनरल जिला बनाया था उसके लिए एक बड़ा काम आपने किया। मैं पुनः कमल गुप्ता की तरह से ही, मेरा और कमल गुप्ता का घर का तो 50 मीटर का भी फर्क नहीं था। नियति ने ऐसा मौका दिया था कि उस थोड़े से इलाके में से एक समय में 3 एमएलए थे गांधीनगर के, चरखी दादरी के।
तो वो भी जोर लाना रहा है और मैं भी थारी खातर जोर लाना रहा हूं कि जो जो मांग भाई सोमवीर ने, बबीता ने, सुखविंदर ने, धर्मवीर जी ने, धर्मवीर जी बड़े चतुर सांसद हैं, मांगों को बड़ी कुशलता के साथ रखते हैं। मैंने देखा है, अगर मैं ये कहूं हमारे सांसदों में एक धर्मवीर जी अपनी मांग रखने में सबसे गजब के हैं, तो मेरी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भाई ये सोमवीर भी ठाडेसरी वाले गांव का है, यो भी ठाडा होकर मांगण है, मांगण में इसने पहले भी आपने बेरा है, इसने ठाडा आदमी अपनी दादरी में है नहीं, तो उस नाते से ये मांग रखने में इसने भी तगड़ा जो है अपना पूरा जोर लगाया है और आज भी कुछ बड़ी बड़ी मांगे रखी हैं। तो निश्चित रूप से हम उन सब मांगों को मुख्यमंत्री जो है अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे और इस इलाके की प्रगति होगी और आगे बढ़ेगा, हम सबके सपने साकार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारे बीच में गायक कलाकार कमल लोहानी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक स्वागत गीत बनाया हुआ है और इसके साथ ही हमारे जिले के अध्यक्ष महामंत्री संजय छपारिया जी, बख्शीराम सैनी जी, बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और आपसे मेरा एक बार निवेदन जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि जिस प्रकार आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बरसात नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आज हरियाणा सरकार का पिटारा खोल कर जाएंगे और जो मांगे आज सबने रखी उनको यहाँ पर देकर जाएंगे। कमल लोहानी जी, स्वागत गीत। समय बहुत कम है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने 370 रुपए भोजन बना रखा था, बात करिए का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन 2000 पानी मिलाओ क्या बात इसी करीब वातावरण के वाले आज आपके
धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा ऐसे व्यक्तित्व को जो हरियाणा के समाज विकास के प्रतीक हैं और जिन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सिद्ध किया है और अब वो हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में हमेशा चिंता करते हैं और जिन्होंने दादरी को जिले के रूप में विकसित करवाया, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आमंत्रित करता हूं, वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो सब खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। दादरी वालों, मुझे तो कहो बरसों और आपके मुंह में आवाज भी कोई नहीं। जरा जोरदार एक बार इस पंडाल की छत तक तो आवाज पहुंच जाए आपकी। भारत माता के। इस बार दादरी शहर से बाहर करो, भारत माता के। और इनकी बात चंडीगढ़ तक भी पहुंचाओ, भारत माता के। धन्यवाद। मित्रों, ये चरखी दादरी वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है। इस चरखी दादरी ने जय जवान जय किसान इस नारे को वास्तव में असली रूप में ही सार्थक किया हुआ है। मैं सबसे पहले चरखी दादरी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष मान्यवर श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, मेरे साथ हरियाणा सरकार में मेरे साथी बिजली मंत्री मान्यवर श्री रणजीत चौटाला जी, अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय के हमारे मंत्री माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, इस पूरे क्षेत्र के हमारे सांसद माननीय श्री धर्मवीर जी, हमारी पूर्व सांसद बहन सुधा यादव जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र परमार जी और बहुत ही कर्मठ हमारे विधायक, जिनकी पहल पर आज इस सभा का आयोजन किया गया। मैंने अपने सभी पार्टी के अधिकारियों से भी बात की, अपने विधायकों से भी बात की और चरखी दादरी में मेरा दौरा जो जिला अनुसार होना है वो भी बकाया था, तो तुरंत मैंने हाँ की और आज सोमवीर सांगवान जी और साथ में सुखविंदर मांडे जी जो हमारे पूर्व विधायक बारडा से हैं और फिर यहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती बबीता फोगाट, जो खेल का प्रतीक इस नाते से इस इलाके में अपना धाक जमाए हैं, जिले के प्रभारी श्री कमल यादव जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनका संबंध मूल रूप से दादरी से ही है, हमारे धनखड़ जी भी दादरी से ही संबंध रखते हैं, संदीप जोशी जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान इस काम में रहा है, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रामकृष्ण शर्मा जी, उपस्थित सभी अन्य हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों व कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया चरखी दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहां के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं,
एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था और उस समय पीड़ा थी कि चरखी दादरी पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का है, लेकिन चूंकि उस समय राजनीतिक क्षेत्र के नाते से, सरकार के नाते से हमारा कोई ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं था जिसके लिए हम चरखी दादरी का कुछ भला करने में अपना योगदान कर सकें, कोई विकास की योजनाओं में अपनी बात कह सकें। सुझाव मात्र देते थे। 96 से 98 सांझी सरकार में हम शामिल हुए थे, लेकिन उस समय भी जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जब सरकार हमारी आई तो आपको ध्यान में है कि हमने सबसे पहले इस क्षेत्र को जिले के रूप में 2016 के अंदर ये घोषणा करके 22वां जिला ये हमने तुरंत बनाया था। यहां के लोगों की मांग भी थी, यहां की जरूरत भी थी, और उसी अनुसार जिला क्योंकि जब नया बनता है तो प्रारंभ में कोई योजना ना तो अधिकारियों के पास होती है, ना किसी नीचे काम करने वाले लोगों को पता होता है कि जिले के नाते क्या क्या करना होगा। उसके बाद काम करना हमने शुरू किया, और जब काम करते करते जब ध्यान में आया यहाँ की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी, और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे, 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, आप सबको समर्पित किए हैं। तो मित्रों, ये जब लगातार चलने वाला काम इस जिले में, इसको आगे बढ़ते हुए जब मैं देखता हूं तो भले सबसे आखिर में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन जब विकास के काम भले ही वो गति उसकी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी अभी नहीं बनी जो आगे बनेगी, लेकिन काम होते हुए हमको ये प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं सारे प्रदेश में जो चल रही हैं उसका लाभ निश्चित रूप से चरखी दादरी को भी मिल रहा है, क्योंकि चरखी दादरी संयोग से चारों तरफ से हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। केवल 2 जिलों को छोड़कर 20 जिले ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई एक बाहर प्रदेश का भी जिला साथ लगता है, लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं। उन जिलों के विकास का लाभ भी इन जिलों को मिलता है। जैसे ये जो सड़क बन रही है 172D इस्माइलाबाद से शुरू हुई और नांगल चौधरी जयपुर का नेशनल हाईवे उस तक ही जुड़ना था। स्वाभाविक है कि वो सड़क हमारे चरखी दादरी के अंदर से होकर गई। नेशनल हाईवे 17 बने हैं, 17 नेशनल हाईवे जो मंजूर हुए हैं, बन रहे हैं, उनमें कई नेशनल हाईवे ये हमारे यहां जा रहे हैं, निकल करके जा रहे हैं। एक सड़क जो सोनीपत से और झज्जर होकर के दादरी होकर के लोहारू जाती है 334B, ये भी हमारे चरखी दादरी में से ही होके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब क्रिस क्रॉस होता है, जो सड़क यहां से और भिवानी होकर के जींद जाएगी वो भी आखिर इसी रास्ते से होकर के हमारा भिवानी के साथ संपर्क जुड़ेगा। तो ये जिला सबसे पहले आसपास के सब जिलों के साथ सीधा नेशनल हाईवे के साथ अथवा 10 मीटर चौड़ी सड़कों के साथ जुड़ेगा। ये सबसे बड़ी एक प्रकार की इस जिले को सौगात होगी। हमने उद्योग के नाते जो उद्योग यहां चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसको विकसित करने जा रहे हैं ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा,
क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। छोटा ही उद्योग है हमेशा जो अपने आसपास के लोगों को नौकरी देता है। हमने पिछले 7 साल में उद्योगों के लिए इतनी सहूलतें दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक टर्म होती है जिसके अंदर हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर आया है, यानी तीसरा रैंक आया है। हमारे से आगे सिर्फ 2 प्रदेश और हैं, लेकिन उसमें भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश करने के लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में बढ़ाते हुए साथ साथ एमएसएमई छोटा जो उद्योग है, माइक्रो मीडियम और मीडियम माइक्रो जो उद्योग होता है, लघु और सूक्ष्म उद्योग होता है, इसकी भी बहुत स्कोप बढ़ा है। लगभग 80,000 उद्योग हरियाणा में लगे हैं। पिछले 7 साल में 5.5 लाख लोगों को सीधा उसमें रोजगार मिला है। तो इसलिए ये सारे काम जब होंगे तो हर जिले को इसका लाभ होगा और हमारे सामान को हम, जो कि समुद्र किनारे हमारा प्रदेश नहीं लगता और समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अभी कम हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यहां से सीधा गुजरात और मुंबई होकर के आगे जाएगा। इसी प्रकार एक ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो अमृतसर से चलेगा और कलकत्ता तक जाएगा। बीच में हरियाणा हमारा अंबाला, यमुनानगर 2 जिले वो भी आएंगे। तो हम जितने सामान की यानी यहां उत्पादन करेंगे उनको कम खर्चे में और एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा है वो हरियाणा को एक प्रकार से इनके माध्यम से मिलेगी। मित्रों, बड़े प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ एयरपोर्ट अपनी जमीन पर कोई भी नहीं है, मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कह सकते हैं, या तो दिल्ली के एयरपोर्ट का सहारा लेते हैं या फिर चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का। हमारा हिस्सा है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में भी, लेकिन वो हमारी अपनी भूमि पर नहीं है, टेरिटरी में नहीं है। हमारा पहला एयरपोर्ट हिसार, जो यहां से बहुत नजदीक है अपने को, हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बनना शुरू हो गया है और आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स सब वहां से चलनी शुरू होंगी। इस जिले के लोगों को भी जिनको हवाई उपयोग करना होगा अपनी यात्रा का, वो उसमें कर सकेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक बड़ी फैक्ट्री सोनीपत में, रेल कोच फैक्ट्री 1000 एकड़ में ये बन चुकी है, उसका उद्घाटन होना शेष है और उसमें भी जब शुरू होगी तो यहां से हम रेल के कोच बना करके भी सारे देश के रेलवे को जो है वो हम देंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई। हमने 2015 में आते ही कहा था डॉक्टरों की संख्या कम है, हमें आज 2 करोड़ 80 लाख आबादी होने के नाते से 28,000 डॉक्टर चाहिए और आज हम देखते हैं तो मात्र 13 से 14,000 डॉक्टर ही सरकारी और प्राइवेट सब हैं, केवल आधे हैं, 50% है। इसलिए सब कॉलेज जो आज खोले हैं इसमें जैसे शुरू हो जाएंगे और मेडिकल एडमिशन के बाद जो एमबीबीएस बन करके निकलेंगे आज से 5 साल 6 साल बाद, जो आज कुल मिला के 1600 डॉक्टर नए बन रहे हैं, उस समय 3000 नए डॉक्टर हर साल बन करके निकलेंगे, जिसका हम सबको बहुत बड़ा उपयोग होगा। लंबी योजना है, ये भी हम सब बना रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, स्कूलों की हो, कॉलेजेस की हो। लड़कियों के कॉलेज की आप बात बताई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक जो कॉलेज है, आज भी बौंद कला के कॉलेज का क्या शिलान्यास है, उद्घाटन है, शिलान्यास हुआ बौंद, आज शिलान्यास किया है, उसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल पहले उसमें चल भी रही होगी किसी और भवन में, वहां भी लड़कियों के कॉलेज, लड़कियों की शिक्षा के नाते से उसका उपयोग कर पाएंगे। भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं कि ये सब विकास, सड़कें हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब विकास होता है, कहते हैं इसी से विकास दिखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल इतने को ही विकास नहीं कहेंगे। विकास हम कहते हैं कि लोगों का जो जनजीवन है उसको कैसे सुखी किया जाए, और लोगों के जनजीवन को सुखी करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, वो ठीक से लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं तो गरीबों के लिए बनती हैं, मध्यम वर्ग के लिए बनती हैं, लेकिन अभी तक क्या हमने देखा कि उसका लाभ उठाने वाले, जिसका थोड़ा संबंध संपर्क है, जो थोड़ा चालाकी से काम कर सकता है, जो थोड़ा अपनी सेटिंग कर सकता है, योजनाओं का लाभ वो ले जाता है और एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाता और खिड़की तक पहुंच भी जाए तो परेशानी इतनी हो जाती है कि झक मार करके वहीं छोड़ के आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए इसका फायदा। लोग परेशान होते रहे हैं।
हमने 3 साल पहले एक नया संकल्प मन में लिया था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को लाभ लेने के लिए खिड़की पर ना आना पड़े। हम व्यवस्था ये बनाएंगे जिसको जरूरत है जिस चीज की, वो सरकार का आदमी जिला केंद्र पर बैठा तो वहां से, ब्लॉक केंद्र से है तो वहां से, सब डिवीजन है तो वहां से लोगों के घर जा करके और उस सुविधा को बताएगा, ये सुविधा आपके लिए है, इसका आप फार्म भर के ले लो। हम नहीं चाहते कि लोग धक्के खाएं। शुरू में हमने देखा शिकायत करने के लिए लोग भीड़ लग जाती थी, अपना कागज लेके खड़े हो जाते थे, मेरी ये समस्या, मेरी पटवारी की है, मेरी पुलिस की है, मेरी खेती की है, मेरी पटवारी, यानी कई प्रकार की समस्याओं के कागज। और एक आदमी क्या करता था, अपनी समस्या को लेकर के सबसे पहले तो उसको लिखकर 20 कापियां वो करवाता था, जो मिल गया उसी को देता था, खाली नाम भर के दे देता था। उसको भी पता कि 20 जगह दूंगा तो शायद कहीं पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये गलत है। 2015 में ही हमने सीएम विंडो बनाई थी, उस सीएम विंडो में जाओ, अपनी एप्लीकेशन लगा दो, हमारे पास अपने आप पहुंच जाएगी, संबंधित विभाग को चली जाएगी, विभाग अपने आप नीचे जाकर उसका हल निकालेगा। और हल निकालते समय एक एमिनेंट पर्सन, समाज का कोई एक जिम्मेवार आदमी उसके साइन करा के तब बताएगा ये समस्या हल हुई है। और समस्या हल होने वाली ना हो तब भी जो शिकायत करता उसको बताएंगे भाई ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये हैं, आप क्या नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। मित्रों, अब लोकतंत्र का जमाना है, वो राजा महाराजाओं वाला हिसाब किताब नहीं है। इस लोकतंत्र में तो हर किसी को पता है कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत है। गलत काम एक भी कर दें तो किसी ना किसी को तो फांसी टूटना पड़ेगा। हम इतिहास देख के बैठे हैं, कितने लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए आज मैं हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि हम सब मिल करके एक बात तय करें कि जो ठीक काम होगा उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसको ही कराने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अगर कोई काम गलत हमको पता लग जाए, जब तक पता ना लगे ठीक है, पता लग जाए कि काम गलत है, इसमें मेरा फायदा होगा तो 4 लोगों का नुकसान होगा, उस काम को वहीं रोकना चाहिए। ठीक कैसे हो सकता है उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। समाज के सोच को बदलना है हमको, और सोच बदलने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए। एक उसमें परिवार पहचान पत्र बनाया, और परिवार पहचान पत्र में हर परिवार का डाटा हमने बना लिया, कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या क्या करते हैं, पढ़ाई कौन कौन करता है, रोजगार क्या है, कितनी इनकम है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है, या अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उसको कोई और सहायता मिल सकती है। अंत्योदय अन्न योजना ये सबसे गरीब लोगों के लिए अन्न योजना है। और जो अच्छा संपन्न है उसको बताते हैं भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरे की सहायता भी करो। सहायता के कार्यक्रम बहुत चलते हैं, सेवा के काम बहुत चलते हैं। तो इसमें समाज के अंदर धारणा है कि सरकार का सेवा से कोई लेना देना नहीं। सरकार बनती है तो राजनीतिक नेता इस सत्ता का उपयोग लूटने के लिए, खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। लेकिन हमने वो मायने बदल दिए कि राजनीति में भी जो आएगा किसी लेवल पर आए, गांव में पंच सरपंच करके आए, या प्रदेश में एमएलए और मुख्यमंत्री बन के आए, केंद्र में सांसद या प्रधानमंत्री बन के आए, सबका काम सेवा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान सेवक कहा। तो इस नाते से ये सारी चीजें समाज में लाने के लिए बहुत सी चीजें हमने की। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सेवाएं देनी शुरू की। अब ना आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, ना कोई दस्तावेज देना पड़ेगा, और ना ही कहीं उसके लिए कोई फरियाद लगानी पड़ेगी। अपने आप ही सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। अगर इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं तो हमने जो बुजुर्ग हैं ये पेंशन के लिए चक्कर काटते थे 60 साल का होने के बाद, और जगह जगह या तो इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, या अपनी आय लिखानी पड़ती थी, कितनी है कितनी नहीं है वो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग पढ़ा देते थे, भाई ओल्ड एज पेंशन जाके ले आओ, और आखिर इनको परेशानी होनी पड़ती थी। एक ओल्ड एज आदमी जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं वो चक्कर काटे, वो ठीक नहीं। हमने तय किया कि जिसकी 60 साल आयु हो जाएगी, हमारे पास परिवार पहचान पत्र में डाटा है, उस दिन 60 साल का होते ही एक आदमी उनके घर जाएगा कि बाबा या माता जी जो भी हैं उनसे पूछेंगे कि आप ओल्ड एज पेंशन के लायक हो गए, लेना चाहोगे। एक कंसेंट फॉर्म लेना होता है। मानो कोई कल को ये कहे मैं तो लेना नहीं चाहता, जबरदस्ती कैसे दे देंगे। तो उसका एक छोटा सा फॉर्म भरवा के ले आते हैं, और अगले महीने से उसकी ऑटोमेटिक जो पेंशन है शुरू हो जाती है और बैंक में पहुंच जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता।
हमने इस बार 28,000 लोगों की पेंशन ऐसे बनाई है पूरे प्रदेश में। उन्होंने आना नहीं था, आए नहीं कोई भी, उनकी पेंशन बनके घर में पता लग गया कि बैंक से जाके अपनी पेंशन निकाल लो। मैंने कहा था डीसी साहब को कि ऐसे जिले में भी होंगे, कुछ लोग एक बार ले आना, जनता को मैं दर्शन करा दूंगा। ऐसे ओल्ड एज पेंशन के लोग आए हैं कुछ यहाँ है? बुलाइए बुलाइए, आइए आइए आइए। पहले तो उधर मुंह कर लो, फोटो खींच लेंगे फोटोग्राफर, सब खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। क्या ओल्ड एज पेंशन मिली है? कहीं गए थे आप, फार्म भरा था? नहीं, आपको कहीं चक्कर काटने पड़े थे? अपने आप आदमी आया? कौन आया था? कार्यकर्ता आया था, फार्म भरवा के ले गया और उसके बाद आपको कहा प्रमाण पत्र मिल गया कि आपकी जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, ये स्वीकृत की जाती है। बैंक में जाके चेक करो, पहुंच रही होगी। ठीक है, आज इनके क्लिक करके और सबको पहुंचाओ। आपकी अभी बनी है, कुछ आपको जाना पड़ा, कहीं चक्कर काटने पड़े? कहीं नहीं, अपने आप बढ़ के आ गए। क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, इसके लिए अलग से आपका मदद करेंगे। अभी तो पेंशन, ये आपका कार्ड बनेगा, इसका भी जो बीमारी का कार्ड है वो पेंशन का उसका बनेगा, लेकिन अभी तो पेंशन की बात है। पेंशन आपकी आ गई है, बैंक में जाना है अभी? हाँ, कब डिलीवर होगी? आज इनकी ये जो नए लोग बने हैं उनको बुलाया है और आज ये आने के बाद इनकी पेंशन तुरंत बैंक में आज ही पहुंचेगी। चलिए भाई, पेंशन बन गई 2,500 रुपया, ठीक है? ये कार्ड है तुम्हारा, आधार कार्ड है, ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हारी पेंशन बन गई, कितनी 60 साल उम्र हो गई कि नहीं? ठीक हुई है ना? गलत तो नहीं? बढ़िया कर दिया। चलो 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 भाई, दर्शना आपका 60 साल की उम्र हो गई ना? अपने आप बनी है कि कहीं गए थे? हैं? अपने आप बन गई। कौन आया था घर में? अच्छा, बहुत अच्छा। सावित्री बन गई पेंशन? तो कितने साल की हो गई? 60 की हो गए ना? चलो, तो आपके यहाँ आया था कोई फार्म भरवाने के लिए? फार्म भरवा के ले गए, आपको क्यों चक्कर काटना पड़े? बहुत चल चल, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। चल, तो मित्रों, हमने सारे प्रदेश में ये 23,000 पेंशन ऐसे बनी है और अब हर महीने 5,000, 7,000, 10,000 जिनका भी 60 साल की उम्र होगी उनको ये पेंशन बन जाएगी। अब इनको हम नहीं कहेंगे कि कहीं ये हाथ इनको उठाना पड़े। बुजुर्गों का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है, आप बुजुर्गों का हाथ आशीर्वाद के लिए मिलता रहे, यही मेरी आपसे कामना है। भाई बहनों, हमने पूरे प्रदेश में जब हम सत्ता में आए थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सबके साथ एक व्यवहार, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस सिद्धांत को लेकर चले थे और बिना भेदभाव के आज सारे हरियाणा में विकास के काम हो रहे हैं। लोगों को भी जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो उनको अपने आप मिल रही है। अभी डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर का जमाना है, हमने उस कंप्यूटर में बहुत सी सेवाएं कि आपके गांव में सीएससी है या कहीं कस्बे के अंदर अटल सेवा केंद्र है, वहां जाइए और जा करके अपना फार्म भरवाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी सेवा लेनी है। पहले रजिस्ट्री का जो काम होता था, इंतकाल का काम होता था, उसके भी चक्कर काटने पड़ते थे। अब आपको रजिस्ट्री अपने घर बैठे मिलेगी, इंतकाल आपको ऑनलाइन भर दो, आपको घर बैठे होगा। इंतकाल के लिए भी कोई आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और भाई बहनों, आज भी देखा जाए तो भ्रष्टाचार, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं चलती हैं और उस भ्रष्टाचार के चर्चा में हमारे जो विपक्षी नेता है वो किस प्रकार की बातें उठाते हैं। वो उठाते हैं कि ये भ्रष्टाचार निकल आया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार निकल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने संकल्प किया था। अंतर इतना ही है कि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार को निकालती नहीं थी, बल्कि जो भ्रष्टाचार करे उसको कैसे बचाना है, इसको बचा लिया जाता था। हम भ्रष्टाचार कुरेद के निकाल रहे हैं और कुरेद के निकालने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचारी को और सजा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी ताजा ताजा उदाहरण है, फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार क्या था, वो सर्टिफिकेट बना करके उनका एक अधिकारी घर में रख लेता था बना के, फिर जिसका बनता था उसको कहता था भाई पैसे लगेंगे तब बनेगा, उसे पैसे मंगवा लेता था।
और फिर जाकर के उसको सर्टिफिकेट देता था। जब तक नहीं मिलते थे घर में रखता था। जब छापा पड़ा तो उसके घर से पैसे भी मिले, उसके घर से सर्टिफिकेट भी मिले, तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया। आज भी 2 लोग जेल में पड़े हैं और जब तक उनको पूरी सजा नहीं होगी तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए और हम जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये आरोप जो लगाते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार, चिल्लाते इसलिए हैं कि पहले भ्रष्टाचार की बजाय ये लोगों को बचाने में रखते थे। आज उनकी जो फौज है जो भ्रष्टाचार करती है, दलाली का काम करती है, कमीशन एजेंटों का करती है, पहली बात तो कि वो सारे बेरोजगार हो गए, उनको अब काम रहा नहीं। जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर भ्रष्टाचार पर चिल्लाएंगे, वो उसको छुड़ाना है। वास्तव में फर्ज तो ये है। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जहां भी कोई चीज मिलेगी कलाई खोल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करके और तभी मानेंगे भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, पहले जमाने में लोगों की धारणा क्या थी, कुछ पता भी लग जाए गलत हो रहा है तो एक दूसरे को कहते भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, ये को नहीं होगा ठीक, ये धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज लोगों का विश्वास जागा है। लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई गलत बात मिल जाए तो उसकी जानकारी दे दो, थाने में दे दो, कहीं सीआईडी में दे दो, कहीं विजिलेंस को दे दो, कहीं सरकार में अपनी सीएम विंडो में डाल दो, कहीं डाल दो, विभाग का जो सीवी उसको भेज दो, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हम करते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और इसलिए लोगों को कैसे सुख पहुंचे इसका हम काम करते हैं। पीछे विधानसभा में हमारे कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि एक आदमी उसने मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका भी नाम बताओ और जिसने किया है उसका भी नाम बताओ। तो वहीं खड़े कर कहता है कि मैं नाम क्यों बताऊं। अरे भाई, अगर कोई गलत बात है आप उसको चिल्पों करते हो, सहयोग तो करो, रचनात्मक तो बनो। गलत काम हो रहा है उसके बताओ तो सही, ये गलत हो रहा है, एक्शन लेना सरकार का काम है तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन भूल जाओ कि भ्रष्टाचार को हम छोड़ देंगे। इस भ्रष्टाचार करने वाले जो हैं, अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुराने आकाओं के साथ अपनी साठ गांठ बांध के रखे हुए हैं और उनके साथ मिलजुल करके हमेशा पैरवी कराते हैं कि हम कैसे न कैसे बच जाए। बचने नहीं देंगे मित्रों। और इसलिए चाहे नौकरियां हो चाहे बदलियां हो, नौकरियों में हमने एकदम पारदर्शिता कि जो मेरिट है उसको नौकरी मिलेगी। पहले तो नौकरियां क्या थी, भाई भतीजा ये मेरा है ये तेरा है, यानी एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है सन 2010 का, कोर्ट के अंदर केस चला और कोर्ट ने वो सारी भर्तियां जो है पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियां और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक पर्चा, ये मेरे पास पर्चा है, 8 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं और बताया कि ये फलाने का रिश्तेदार है, उसका भतीजा है, उसका साला है, उसका ये है, उसका 8 के नाम और उन नेताओं के नाम पिछली सरकार के ये स्पष्ट किए हुए। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी भर्तियों में पिछले कुछ ऐसे मामले चले आ रहे हैं, घून कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको पता लग जाए तो तुरंत हम पहला काम करते हैं कि बड़ी मात्रा में अगर नकल हो गई उसको रद्द करते हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी उसको रद्द करे। कांग्रेस की भर्तियां 11 भर्तियां कोर्ट ने तो रद्द की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट ने की चाहे सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारी किसी भर्ती पर कोर्ट हाथ नहीं लगा पाया। उससे पहले हमको ये लगता है कि गलत हो गया, तुरंत एक्शन हम खुद ले लेते हैं। तो मित्रों, वातावरण बदलने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं और आज सूचना तकनीक के इस युग में चाहे वो CLU हो चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो, ट्रांसफर भी पहले ये पर्चियां लेकर के एक धंधा चलता था, पहुंच जाते थे, ट्रांसफर कराना है अपने हिसाब की सीट पर, कहीं 20,000 कहीं 50,000 कहीं लाख कहीं 2 लाख ट्रांसफर कराने का ले लेते थे। आज भी लोग कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका काम अपने आप भी हो गया और आप पैसे दे बैठे तो वो ये कहेगा कि मैंने कराया। किसी के पैसे के दम पर कोई काम ना CLU होगा, ना भर्ती होगी और ना ट्रांसफर होगी। आप लोग डट करके अपने उसके ऊपर खड़े रहो कि जो ठीक काम होगा अपने होगा। हाँ, गलत काम के लिए थोड़ा सा पीछे रहने का एक हम भी आपको निवेदन करेंगे। बहुत ऐसा समय आया जब वजीफों में, पेंशन में, राशन में
कितने ही घपले पले हुए, वो सारे हमने इस ऑनलाइन सिस्टम से पकड़ करके और सबको ठीक कर दिया है। एक जमीन, अभी 8 दिन पहले की बात बताता हूं, एक जमीन 1986 में हमने यहां तक भी पकड़ा, 86 के अंदर ग्राम शामलात जमीन, और वो किसी ने किसी को रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे करा दी, आखिर में आज वो जमीन गुड़गांव में एक बिल्डर के पास पहुंच गई। और जब अब हमें पता लगा कि वो जमीन तो गांव शामलात थी, देश शामलात जमीन कोई बेच नहीं सकता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि जो देश शामलात की जमीनें हैं वो सारी की सारी पंचायत की हैं, उसको कोई बांट भी नहीं सकता। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये काम भी कोर्ट हमारे साथ दे रहे हैं। गांव के अंदर जमीनों का बहुत बड़ा एक कथा भंडार हो जाएगा इसके कारण से, जिसका आप लोग अपने आप उपयोग कर सकेंगे। यहां बताया गया कि हमारी कंसोलिडेशन नहीं हुई है, लगभग 60 गांव ऐसे हैं जो भिवानी जिला और दादरी जिला इसी के बचे हैं, बात तो 8-10 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कुल 70 में से 60 गांव इन 2 जिलों के हैं। अब कुछ तो रिकॉर्ड में कमियां हैं, कुछ लोग आपस में भिड़ते हैं, लोगों का कहना है कि मुझे ये मंजूर है, ये नहीं है। चकबंदी का एक नियम होता है कि गांव के सारे लोग राजी होने चाहिए। हमने उसके लिए सारे अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा एक बार गांव के लोगों के साथ बैठ जाओ, कोई नियम अगर आपको लगता है कि न्यायप्रिय नियम और कोई बन सकता है, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो न्याय करने के लिए गांव से बैठ करके कोई नियम बदलना तो बदल दो, लेकिन सारे गांव के लोगों को राजी करना ये हमारा काम है कि वो जमीन उनकी है, हमारा नहीं है उसमें कुछ भी। एक को कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले, ऐसा अन्याय क्यों करना। इसलिए बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा कराएंगे और बिल्कुल भी इसको नहीं जाने देंगे। एक आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं आजकल महंगाई का। मित्रों, महंगाई के नाते से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं मैं। अब युग ऐसा आ गया है कि दुनिया में कोई भी घटना हो जाए उसका असर सारी दुनिया के देशों पर पड़ता है, पहले नहीं होता था। पहले तो हमारे घटना तो हमारे असर पड़ गया, कहीं और की घटना तो वहां का असर पड़ गया। लेकिन अब पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन, इसका जो झगड़ा आज भी चल रहा है, कई महीने हो गए, उस झगड़े के कारण से अर्थव्यवस्था कई प्रदेशों की चरमरा गई। कई जगह के एक्सपोर्ट वो गड़बड़ हो गए, कई जगह के इंपोर्ट गड़बड़ हो गए हैं, चीजों की कमी हो गई तो महंगाई हो गई है। इसके ऊपर पूरी नजर केंद्र सरकार ने रखी हुई है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के किसी भी कारण से कोई महंगाई नहीं, बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, स्टील हो, कोयला हो, ये सारी चीजें बाहर के देशों की महंगाई के कारण से यहाँ उसका असर है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, नरेंद्र मोदी जी जैसे एक योग्य, खुलझे हुए और एक नीतिगत निर्णय लेने वाले, किसी को तकलीफ न पहुंचाने वाले, उन्होंने तो रूस को और यूक्रेन को भी साथ रखा हुआ है। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को और रूस के भी राष्ट्रपति को, दोनों को बराबर बात करते हैं कि आपस में मिल बैठ के भाई सुलटा लो, मामला ठीक कर लो, लड़ाई का फायदा नहीं है। तो शांति प्रिय देश हमारा, फिर भी कुछ चीजों की जो तकलीफ होती है उसमें सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। अभी पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 9.5 रुपए और 7 रुपए ये कम किए थे, इसीलिए यहां भी महंगाई कम हो। जैसे खाद के ऊपर सब्सिडी, खाद भी क्योंकि बाहर से आता है, इसकी सब्सिडी कम ना करते तो बहुत महंगा हो जाता है, उस पर भी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी ये केंद्र सरकार ने दी है। तो हमारे यहां से स्टील बाहर जाता था, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ये बढ़ा दी ताकि बाहर ना जाए, हमारे यहां बिके, ताकि हमारा महंगा ना होगा। इस प्रकार से कच्चा तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, चीनी, खाद्य सुरक्षा, इन सब चीजों पर केंद्र सरकार का ध्यान है, अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना तो महंगाई का हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उस महंगाई को लेकर के वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे को मारपीट शुरू हो गई है, मौत के गले घाट उतार रहे हैं। हम समझदार लोग, केंद्र सरकार के वेतन भी ऐसे हैं, हमें भी थोड़ी बहुत अपनी समझदारी रखनी पड़ेगी कि हमारे अपने कारण से नहीं है, ये दुनिया में जो कुछ उथल पुथल हो रहा है उसके कारण से हो रहा है। एक विषय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा वो कांग्रेस का। मैं आज जानबूझ के इसलिए कि विषय सारे हम अपने पास, हमको जानकारियां होती, हम समझो कर रखते हैं अंदर, लेकिन रोज रोज कोई बोलेगा उसका जवाब देते रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक विषय बार बार बेरोजगारी का वो उठाते हैं, अब कभी अध्ययन करते नहीं है। केवल एक CMIE, ये एक मैगजीन है, प्राइवेट मैगजीन है, प्रॉफिट कमाने वाली मैगजीन है, वो उल्टा सीधा आंकड़ों का प्रचार करते रहते हैं, उसको उठा करके और हमारे कांग्रेस के लोग ये लगे रहते हैं। और उसका भी बड़ा अजीब
अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको लगेगा कि किस लेवल तक, अरे झूठ उतना ही बोलो जो खप जाए। अगर झूठ खपे नहीं तो आपकी विश्वसनीयता कम होगी, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, पहले ही आप खत्म हैं, बचे कुछ और खत्म हो जाओगे। देश भर में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक एक प्रदेश उनका बाहर जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं विपक्ष थोड़ा बहुत बना रहेगा, कम से कम रचनात्मक तरीके से सच बोल करके अगर हमारी वास्तव में कमी तो बताए तो सही, लेकिन झूठ बोल करके ऐसा करे तो नहीं। जो मैंने CMIE की जो मैगजीन बताई है उसने पिछले 3-4 महीने से कुछ आंकड़े देने शुरू किए। वो आंकड़े क्या कहते हैं कि 15 साल से 19 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी बता रहे हैं वो 57%। अब 15 साल से 19 साल का बच्चा वो रोजगार करेगा, पढ़ाई करेगा? 15 साल वाला तो बड़ी मुश्किल से वो 8वीं 9वीं में होता है, 19 साल वाला 10वीं 11वीं 12वीं में होता है। तो जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में क्यों आप मानेंगे? और मेरे पास आंकड़े हैं 15 साल से 19 साल, हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया उसमें मैंने आज ही आंकड़े निकाले सुबह, तो उसमें क्या ध्यान में आया कि कुल 25.5 लाख 15 से 19 साल तक के नौजवान हैं, 25.5 लाख, और उसमें से 24 लाख जो है पढ़ाई कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। केवल 1.5 लाख बच्चा ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ गया होगा, या मानो उसको कोई काम मिल गया होगा, घर की जरूरत होगी। पर हम चाहते हैं कि 12वीं तो हर किसी को करनी ही चाहिए, 12वीं से पहले कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी 15 से 19 में जो हमारे पास आई है वो 2.33%, जिसको वो 57% बता रहे हैं, हमारे पास वो 2.33% है। बताओ 15 से 19 साल के लड़के 57% बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताइए। 15 से 19 के बच्चे 57%, आधे से ज्यादा बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताओ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यही हाल उनका है। उनका 20 से लेकर 24 साल तक उन्होंने 41% बेरोजगारी दिखाई है। क्योंकि ये भी नौजवान ऐसा था जो या तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, या कॉलेज में पढ़ रहा है, या कहीं ITI में है, पॉलिटेक्निक में है, कंप्यूटर सीख रहा है। तो इस उम्र में आकर के जो कुल संख्या है 26 लाख है, यानी 20 से 24, ये 26 लाख संख्या है। और 26 लाख में से 15.5 लाख विद्यार्थी, यहां विद्यार्थी संख्या कम हो जाती है। बहुत लोग +2 के बाद छोड़ करके अपना कहीं ना कहीं लग जाते हैं। यहां रोजगारी जो बेरोजगारी है हमारे पास 11% है, 11.6%। 2,87,000 में से बेरोजगार हमारे आंकड़े। अब इनको लगातार काम चलता है, सरकार प्रयत्न करती है, लोग अपना प्रयत्न करते हैं। 2 लाख 3 लाख अगर ऐसे लोग होंगे, वो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी रोजगार की लाइन में होंगे ही। हम उसके लिए रोजगार की जो चीजें कर रहे हैं उसके अंदर एक काम हमने जो किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसके एक सदस्य को हम काम कराएंगे। और उसको काम कराने के लिए हमने मेले लगाए हैं। उन मेलों में लगभग 3.5 लाख परिवारों के लोग आए हैं। 3.5 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार ऐसा है जिन्होंने कहा हम कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। आज बैंकों से, बाकी सरकार की योजनाओं से उनसे बातचीत करनी पड़ती है, लगभग 29,000 लोगों को, और हम जो है सैंक्शन करके उनको पैसा दे चुके, उनका रोजगार खड़ा कर चुके। सरकारी नौकरी नहीं है। 29,000 लोगों को हमने, उनको अपने पैरों पर, कोई भैंस बांधेगा, गाय बांधेगा, दूध निकालेगा, अपना बेच करके अपना काम करेगा, कोई छोटी दुकान करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा, ऐसे 50 तरह के काम उसको बताए हैं। कुछ उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किलिंग की ट्रेनिंग। आखिर लड़के छोटा छोटा काम स्किलिंग के बाद ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। अब एक मानो नाई का बेटा, वो कहता है कि मैं अभी सीखा कुछ नहीं हूं, मेरे पिताजी तो 10-20 ग्राहक उसके पास आते हैं, उसका रोजाना का गुजारा हो जाता है, वहां इतना पैसा मिलता नहीं। हम कहते तुम अपना सैलून खोलो, 3 महीने की ट्रेनिंग करो, हम 2 लाख रुपया तुम्हें लोन लेके देते हैं। और एक शहर के अंदर किसी भी अच्छे बाजार में, अगर मानो अच्छे बाजार में नहीं तो कहीं दूसरे स्थान पर भी जहां 2 लाख से काम हो जाए, वहां जाकर के सैलून की दुकान खोल के कमाओ। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना 1,500 2,000 रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि आज अच्छे फैशन वाले लोग, पैसे वाले लोग सब उनको मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, खाती का बेटा आज अगर कुछ सीख जाए तो सीखा हुआ काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैसन, खाती, इनकी जरूरत है। विदेश के लोग हमसे मांगते हैं
कि पढ़े लिखे सीखे हुए कुछ ड्राइवर भेज दो, कोई मिस्त्री भेज दो, कोई लोहार का काम करने वाले भेज दो, ऐसे लोग नर्सिस भेज दो। दुनिया के अंदर मांग है हमारे युवा की, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ये हम करा रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी में हम लोग काम दे रहे हैं। नई फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा का युवा लगेगा, इसके लिए हमने कानून बना दिया। हालांकि लागू इसी जनवरी से हुआ। जनवरी के बाद अब धीरे धीरे जब लोग लेंगे, हिसाब किताब अपना बताएंगे, तब पता लगेगा कि नई फैक्ट्रियां पुरानों पर लागू नहीं है। नई फैक्ट्रियां जो लगाएंगी वो 75% युवा जो हैं वो रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलेगा। इसलिए मित्रों, रोजगार के नाते भी जो ये बोलते हैं, इनकी कलई मैंने खोल दी है कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। किसी और ये ऐसा झूठ जनता भरोसा नहीं करती। हमने तो सरकारी नौकरी अभी सीईटी के माध्यम से लगभग 36,000 लोगों को नौकरी उसमें मिलेगी। 80,000 लोगों को पहले हम नौकरी दे चुके हैं। 5,000 अभी सिपाही लगे हैं, 5,000 अभी क्लर्क लगे हैं, अभी लगे हैं ये, और बिना किसी पैसे के। गरीब आदमी के बच्चे को 5% का अतिरिक्त अंक देते हैं। भैया जो गरीब आदमी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, 5% ले जाओ। अच्छा ये बताओ, सिपाही की नौकरी जिसके गांव में लगी है, हमारी अपनी या पड़ोसी या किसी के यहाँ, हमारे गांव में सिपाही की नौकरी लगी और बिना किसी को दिए कुछ लगी है, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोग ऐसे हैं। और किसी से कोई आना पैसा लिया हो तो हमको बता दो, आधी रात से यूं निकाल लेंगे गेट्टे में खुट्टी डाल के, अगर किसी ने पैसे लिए। भाई बहनों, मार्ग हमारा बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए हम लगातार लगे हैं। एक और जो या खिलाफत कर रहे हैं आजकल, वो भी 1-2 मिनट में बता के फिर मैं आपकी घोषणाओं योजनाओं के बारे में बताऊंगा। वो है अग्निपथ योजना। खूब शोर मचाया इन्होंने। और अग्निपथ योजना में शुरू में क्या कहा, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, 4 साल बाद क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमने कहा कि 4 साल में उनको ट्रेनिंग के नाते ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति की भावना सीखेंगे। घर बैठे रहेंगे तो कौन सा कोई उनको तुरंत नौकरी थोड़ी मिलनी है। वहां कम से कम तैयार होके आएंगे, और तैयार होके आने के बाद उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, साथ लाएंगे। उस पैसे से अपना कोई काम कर सकते हैं, 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 10% का रोजगार हमारी जो केंद्र की संस्थाएं हैं, केंद्र के जो विभाग हैं, उन्होंने 10% का अपने यहाँ रख लिया है। और अच्छा कोई काम धाम भी कोई कर सकता है। मैंने बाद में घोषणा की कि अगर उसको और कोई काम करना नहीं मिलता तो जिस दिन वो आएगा 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार गारंटी है उसको नौकरी देगी, हम सबको ले लेंगे। हमें तो सीखे सिखाए ट्रेंड नौजवान मिल रहे हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आज हम यही देखते रहते हैं कर्मचारी ईमानदार है कि नहीं, क्योंकि हल धंधे तो सब लोग करते ही हैं, चाहे कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो एक क्लास ऐसी होगी जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ये देश की सेवा करने गया था, और वहां भी जो उस प्रकार की ट्रेनिंग होगी वो उसकी देश सेवा की होगी। तो मित्रों, जो हमने रोजगार के नाते से जिन लोगों को रोजगार दिलाया है, मुझे बताएगा कि ऐसे भी कुछ लोगों को यहां बुलाया है। कितने लोग आए हैं यहाँ? 29,000 लोग मैंने बताया, उसमें से आ जाओ, एक बार आ जाओ। इनको आपको इनके भी दर्शन कराते हैं कि इन्होंने कितना लोन लिया है और कितना इनको मिला और क्या काम करेंगे। तो लोग कितना पैसा मंजूर हुआ है? 98,000। क्या करोगे 98,000 का? बकरी खरीदेंगे। बकरी 98,000 थोड़ी आएगी, भैंस भी ले लेंगे। अच्छा, भैंस भी लेंगे, बकरी भी लेंगे, कमाएंगे, फिर बच्चों को पालेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, अपने आप मिला इनको। कैंप में गए थे, कैंप में गए थे ना, मेले में गए थे ना, हाँ वही मंजूर हुआ। एक बार इनके नाम की जोरदार ताली बजा दो कि इनको मेले में जाने के बाद सिलेक्ट किया। बहुत गरीब महिला दिख रही है, 98,000 इसको मिल गया। तो इसको वैसे तो कोई 5,000 भी ना दे, 10,000 भी ना दे, लेकिन 98,000 के बाद ये अपनी बकरी अपनी भैंस पालेगी, बच्चों को पालेगी। हाँ, तुम्हें कितना मिला? 80,000। क्या करोगे 80,000 का? है भैंस लेंगे सबको, भैंस और बकरी यही काम है, और भी कोई है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहन, तुम्हें क्या 80,000 मिला, क्या करेंगे? हैं? डेयरी, हाँ तो डेयरी तो कई भैंस होंगी तब खुलेगी, शुरू
शुरुआत एक से करेंगे। चल, हाँ, आप क्या करेंगे? आप भी डेयरी लेंगे 80,000 रुपया। भैंस बनाएंगे कि गाय लाएंगे? हैं? भैंस और गाय भी पालनी चाहिए। चलो, हाँ, तुम्हें क्या करना है? हैं? अच्छा, सुअर, भेड़, बकरी, भैंस, डेयरी, इसको भी 80,000। ज्यादातर लोग हमारे गांव के वही हैं जो भेड़, बकरी और कृषि क्षेत्र में क्या करोगे 1 लाख का? हैं? अच्छा, भैंस लाओगे। चलो, और क्या करेंगे? ब्यूटी पार्लर की दुकान बनाएंगे। बना ली है? कितना पैसा खर्चा आया? 1 लाख आ गया। बहुत अच्छा। ये सबने जो काम बताया वही करना है, चेकिंग होगी। अगर काम नहीं किया तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ, क्या करेंगे 1 लाख का? कपड़े की दुकान। बहुत अच्छा। चलो, हाँ भाई, तुम क्या करोगे 1 लाख का? भैंस लेंगे। बहुत अच्छा। चलो, तो मित्रों, कुल मिला के हमने जितने भी ये अग्निवीर की मैं बात बता रहा था, इनका भविष्य ये सुरक्षित भविष्य है। और मैं तो चाहूंगा कि 17.5 साल से लेकर के इस साल तो 23 साल, इसके बाद वो 21 साल की उम्र हो जाएगी। जितने युवक हैं, अवसर मिले सबको जाना चाहिए, क्योंकि सब जाएंगे तो अपने जीवन को बदल करके आएंगे और उसका आगे का जीवन जो है वो सुधर जाएगा। भाइयों बहनों, कुछ आपकी यहां तकलीफें भी हैं और उन तकलीफों के ऊपर पूरा विचार करके जो डिमांड्स दी गई हैं, उन डिमांड्स के बारे में भी जो है हमने आज विचार करके कुछ तो चंडीगढ़ से अधिकारियों से क्लियर होके आई हैं। कुछ उन्होंने कहा कि इसका हमने और फिजिबिलिटी भेज करके अपने अधिकारियों को पता कराना है कि काम संभव है कि नहीं है। आपके इलाके में जैसे बताया, पानी और सीवरेज, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। इन दोनों बड़ी समस्याओं के बहुत से प्रोजेक्ट आज शिलान्यास भी किए हैं और वो जो नए हैं उनको भी और मैं घोषणा उसकी कर रहा हूं। तो इस नाते से एक बात जो यहां की मांग थी कि दादरी को एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। दादरी को, भिवानी को हमने एनसीआर से बाहर करा दिया। कोई समस्याएं जिस प्रकार की पहले लाइसेंस की, पोल्यूशन की, तरह तरह के जो बंधन लग गए थे कामकाज में, वो सारे अब उसमें से खत्म हो जाएंगे। तो इस काम को भी हमने भी कराया। जहां तक योजनाओं का विषय है, उसमें आज जो उद्घाटन हुआ है, मैंने बताया कि 350 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का जो उद्घाटन हुआ है। कुछ पहले से जो चल रही हैं, जिसमें कैनाल बेस पानी के जो टैंक 53 गांवों के, ये कुछ भिवानी के हैं, कुछ चरखी दादरी के हैं। दादरी क्योंकि पहले दोनों जिले एक ही होते थे, तो इसलिए वो साझा काम 153 करोड़ रुपए का ये पहले से चल रहा है। इस बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसकी बात हमारे सोमवीर जी कह रहे थे, अभी तो चरखी दादरी में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, एक बार ये बनने के बाद फिर धीरे धीरे जो आसपास के छोटे स्टेडियम्स हैं उनमें भी प्रैक्टिस कराएंगे। जो पार्क और व्यायामशाला है गांव की, उनके माध्यम से भी छोटे बच्चों को तैयार करेंगे। परंपरागत खेलों के लिए छोटे छोटे स्टेडियम पहले बनेंगे। इसके बाद जब एक वातावरण सारा बनेगा, फिर हम दादरी में कोई बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई बनाना होगा तो उसका विचार बाद में होगा। लेकिन अभी तो एक 20 करोड़ रुपया हमने जो है खेल के लिए और दादरी को ये मंजूर किया। पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस, जो पुराना रेस्ट हाउस है उसके बगल में, ये भी 14 करोड़ रुपए की राशि से ये चल रहा है काम। बहुत जल्दी इस काम को भी हम करा देंगे पूरा। जिनके आज फाउंडेशन स्टोन रखे हैं वो तो सब डीसी साहब बता ही देंगे। ये कुल मिलाकर के मैंने बताया 350 करोड़ के ये सब बने। एक विषय है बारडा का। बारडा के कुछ लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक नगर पालिका बनी है, इसको पंचायत बना दी जाए। अब मुझे पता नहीं है कि ज्यादा लोग पंचायत के हक में हैं या ज्यादा लोग नगर पालिका के हक में हैं। ये समस्या बास गांव में और सिसाए में, हिसार जिले के दोनों गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वहां भी आई थी। वहां हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा, उसका एक हल निकाला था। वही हल
मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको कहता हूं कि उसी प्रकार का एक हल निकालें। हल क्या है कि सरकारी एक 10-11 लोगों की टीम बनेगी और वो टीम पूरे बारडा में और जो साथ में दूसरा गांव है, दोनों गांव में हर घर में जाएंगे और हर एक की रायशुमारी करेंगे कि आपको पंचायत चाहिए या नगर पालिका चाहिए। देखिए, नगर पालिका के अपने लाभ हैं, पंचायत के अपने लाभ हैं, लेकिन लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से गांव नगर पालिका की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा होने के बाद तो नगर पालिका अपने आप बन जाती है, लेकिन जब ये 8-10 हजार के रेंज में रहती है तब दोनों तरफ झूलते रहते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब अगले 3 दिन में टीम बना करके और सोमवार तक हर घर का एक हो जाए सर्वे हो जाए और उसकी रिपोर्ट सोमवार शाम को आप आने देंगे, ताकि हम वहां मंगल बुध में बैठ करके उसका निर्णय कर लेंगे। आपके जितने विधायक सांसद भी हैं, यानी सांसद हमारे धर्मवीर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, विधायक सोमवीर जी इनसे भी करेंगे, नैना चौटाला जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हाँ इसका एक सर्वे कराने का काम कर लीजिए। तो ऐसा सर्वे होने के बाद फाइनल निर्णय लेंगे। कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, गांव रहेगा तब कुछ और लाभ है, शहर होगा तब कुछ और लाभ है। आपको विकास के नाते बराबरी रखेंगे, बल्कि विकास में कई बार शहर में ज्यादा होते हैं, हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारे ऊपर चूल्हा टैक्स ना लग जाए, कहीं शुल्क को क्या हाउस टैक्स ना लग जाए, कहीं डेवलपमेंट टैक्स ना लग जाए। अरे उसके साथ काम बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी तरफ भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि आप निर्णय करें और जो निर्णय करेंगे उसके हिसाब से ही उसको हम घोषणा करेंगे। मित्रों, जैसा बहुत से विभागों की जो योजनाएं, जो डिमांड बताई गई थी, छोटी बड़ी डिमांड लगभग 600 थी, और अगर मैं 600 डिमांड का जवाब यहां देने लग जाऊं तो शायद जितना समय अब लगा है इससे 3 गुना और लगेगा। इसलिए वो तो मैं नहीं लगा रहा समय, मैं मोटे मोटे रूप से कि किस विभाग की कितनी डिमांड है और कितना पैसा उसका खर्च हो रहा है, बाद में डीसी साहब से वो लिस्ट भिजवा देंगे, कल भिजवा देंगे, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी और पार्टी के लोग, वो वहां से लिस्टें लेकर के आपके गांव के हिसाब से बता देंगे कि कौन से शहर के लिए, कौन से गांव के लिए और क्या क्या घोषणाएं हुई है। मोटी मोटी इक्का दुक्का फिर भी बता दूंगा। जैसे डेवलपमेंट पंचायत, इस डेवलपमेंट पंचायत के कुल 6, 24, 32 यानी 42 गांव इसके छोटे बड़े काम हैं, और इनमें कहीं कम्युनिटी सेंटर का है, कहीं अंबेडकर भवन का है, कहीं अधूरी फिरनी का है, कहीं चौपाल का है। तो ये सब मिला करके जो सारे काम मंजूर किए हैं, 42 काम, ये 48 करोड़ रुपए के ये काम सारे मंजूर किए जाते हैं। ऐसे ही पावर बिजली विभाग, इसके भी 8 तो सब स्टेशन ही हैं, रानीला, गोठड़ा, लोकल झोजूकला, लोकल दादरी, मनकावास, लोकल टेला कला, लोकल पारडा, तो 8 ये हैं। इसके अलावा भी अलग अलग 5 काम और हैं, तो ऐसे कुल 13 काम हैं। इस पर भी लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसको भी मंजूर किया जाता है। इसके बाद है मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें। ये दोनों विधानसभाओं की मात्रा बहुत बड़ी है। 40 सड़कें जो फिजिबल हैं, हो सकता ज्यादा दी हों, लेकिन 40 में से मंजूर हो गई हैं। वो बारडा विधानसभा की भी हैं, दादरी की भी हैं, और इसके ऊपर भी लगभग 45 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा। 45 नहीं है, 41 करोड़ रुपया। इसी प्रकार ट्रीटेड वेस्ट वाटर, इसको एसटीपी इसका बना करके और आगे इसको गांव के अंदर यानी यूज करेंगे सिंचाई के लिए। इस पर हैं तो गांव सारे भिवानी जिले के, आलूवास, प्रहलादगढ़, निमरीवाड़ी, ढाणा, नरसण, नांगल, अजीतपुरा, गोरीपुर, कितलाना, ढाणा, लाटनपुर। तो ये 75 करोड़ रुपए का ये काम अब उन्होंने गलती से लिख दिया है, फिर भी मैंने घोषणा करनी है कि भिवानी जिले के ये जो गांव हैं, 10 गांव, इसमें 75 करोड़ का काम ही मंजूर किया। दादरी जिले के छोटे बड़े जो इरिगेशन के काम हैं, ये 39 काम हैं। 39 काम पर लगभग 62 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा, जिसमें खास करके भागवी माइनर, संजरवास माइनर, भगेश्वरी माइनर, जो बड़े काम है बता रहा हूं मैं, मिस्त्री ड्रेन, चांग ड्रेन, निमरी ड्रेन, मालकोस लिंक, बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी, बामला माइनर, पाइपलाइन इन अचीना,
एसडीओ ऑफिस, एसडीओ रेजिडेंस, औंदकला, वहां के पानी का, तो ऐसे जो बड़े बड़े काम ये हैं, कुल मिलाकर 39 काम 62 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ में दादरी के पब्लिक हेल्थ की समस्या बहुत पहले से हमको जानकारी है। कुछ तो आज भी छोटे काम हैं, वो शिलान्यास किए हैं। 3 बड़े काम जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम अमृत योजना में है, सीवरेज रविदास मोहल्ला अमृत स्कीम में है, ऐसे ही सीवरेज डिस्पोजल ऑफ चरखी दादरी अमृत स्कीम में है। तीनों काम का 76 करोड़ रुपया ये दादरी शहर के लिए मंजूर किया जाता है। दादरी और बारडा के गांव के जो काम हैं, डूडीवाड़ा किशनपुरा, डूडीवाड़ा नंदकरण, रामपुरा, सारंगपुर, मैराणा, मोंदकला, पांडवा, स्वरूपगढ़, मंडोली, फतेहगढ़, भागवी, रावड़दी, गसोला, नरसिंहवास, ये जो सारे काम हैं जिसमें या तो पाइपलाइन बिछाने का पानी का है, या कहीं कहीं सीवरेज का होगा, या कहीं बरसाती पानी को जो निकालना होता है उसका होगा, ये 16 काम, इसको भी 57 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। ये भी पब्लिक हेल्थ के। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बहुत जोर मार रखा है। नेशनल हाईवे ने भी, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी, और आपकी डिमांड भी ऐसी है कि कई डिमांड ऐसी है जिसको लगता है कि इस पिछड़े जिले में बहुत जरूरत है। तो उसमें एक बड़ी योजना तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो दादरी का बाईपास आप लोगों ने लिखा है, दादरी का बाईपास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डीपीआर बना ली है, और ये जो 334B जो मैंने बताया कि दसोला झज्जर ग्रीनफील्ड रोड, ये वहां से होकर के और जब बाहर से आएगा तो दादरी की सारी बाहर की सड़कें, महेंद्रगढ़ रोड, लोहारू रोड, भिवानी रोड, फिर उसके बाद रोहतक रोड, फिर झज्जर रोड, हो गई सारी रहेगी। तो ये सारी रोड को मिलाते हुए बाईपास भी बनेगा, और उसका जो नेशनल हाईवे, उसकी एक लंबी बड़ी प्रोजेक्ट में बनाई है। कुछ काम होना शुरू हो गया, कुछ उसके अंदर और बाकी वो पूरा होगा। सड़कों की योजना में आप लोगों ने जो डिमांड दी है, उसमें एक बड़ी डिमांड है चरखी दादरी से खेरड़ी मोड़ तक इस रोड को दोबारा बनाना। इस रोड के लिए 81 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसके अलावा एक 18 करोड़ रुपए की है झोजू कादमा सतनाली रोड। ये 18 करोड़ रुपए की सड़क, ये भी दोबारा से बनाई जाएगी, शायद टूट गई होगी, इसको मंजूर किया जाता है। फिर और जो 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ की ये जो सब योजनाएं हैं, ये सब मिलाकर जो मैंने बताया 56 सड़कें हैं दोनों विधानसभाओं की, जो मैंने पहले बता दी वो भी। तो इन 56 की 56 विधानसभाओं में 201 करोड़ रुपया इन सड़कों के लिए मंजूर किया जाता है। इतनी बड़ी राशि से भी खुश नहीं, 201 करोड़ रुपया केवल सड़कों के लिए। देखिए, जहां सड़कें ठीक बन गई ना, हमारे नितिन गडकरी जी कहा करते हैं कि अमेरिका की धारणा है, अमेरिका में धारणा यह है कि यहां की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका बड़ा जो है अमीर देश है, वो इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि उनकी धारणा यह है कि अमेरिका इसलिए अमीर है कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। तो जहां की सड़कें अच्छी हो जाती हैं, वहां रहन सहन का हमारा जो बहुत अच्छा हो जाता है। विद्यार्थी भी, नौजवान भी, चाहे इधर से उधर जाते हैं, किसान इधर से उधर जाते हैं, व्यापारी इधर से उधर जाते हैं, और सबसे बड़ा तो उद्योग, नया उद्योग वहां आता है और लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा लाभ ये चरखी दादरी जिले को होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चकबंदी की बात मैंने बताई दी है। एजुकेशन, अब जो मैं संख्या 600 बता रहा था, इसमें एजुकेशन के छोटे छोटे काम हमारे विधायकों ने बहुत ज्यादा लिख दिए। उन छोटे कामों में मानो कमरे हैं, चारदीवारी है, कहीं पानी की व्यवस्था है, कहीं छोटे मोटे और काम हैं, बड़ा काम नहीं है, लेकिन छोटे कामों में भी 190 स्कूल ये कवर हो रहे हैं। और इसके 90 स्कूल में छोटे छोटे कामों का हमने शिक्षा विभाग का 25 करोड़ रुपया मंजूर किया है कि उसमें सारे काम करवा लें, कम रहेंगे तो और भेजेंगे। 25 करोड़ जो है छोटे छोटे काम है, पानी है, कमरा है, ग्राउंड है, सड़क है, नाली है,
तो ये सारे काम इससे हम करा सकते हैं। स्पोर्ट्स का मैंने पहले बता दिया, 20 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया है। एक बस अड्डे की इमलोटा में मेन अड्डे पर पंचायत की जमीन पर मिनी बस अड्डा निर्माण, ये भी हो जाएगा। बारडा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च स्कूल, इसको भी मंजूरी है, तो ये दोनों काम भी हो जाएंगे। एक चीज इसी के अंदर और जोड़ूंगा मैं कि ये जो मैंने घोषणाएं की हैं, ये है कुल मिलाकर 645 करोड़ रुपए की, 645, जो पिछली बार से भी ज्यादा थी। और इसके अलावा सरकार सभी पंचायतों को, नगर पालिकाओं को एक अलग फंड भेजती है। उस फंड से नगर पालिका के लोग और पंचायत के लोग अपने जो छोटे छोटे काम हैं, नाली है, गली है, सड़क है, कोई मुरम्मत करानी किसी बिल्डिंग की, नई बिल्डिंग सब सरकार पैसा देती है, लेकिन कहीं रिपेयर कराना है, जो कोई छोटे काम हैं 2-5 लाख 10 लाख के, वो पंचायतों को अलग से फंड आता है। तो ये फंड भी इस साल में कितना आएगा, इसका भी अभी मैंने मंजूर कर दिया है। 81 करोड़ रुपया तो सारे ग्रामीण इलाके में आएगा और 19 करोड़ रुपया दादरी शहर में आएगा, तो कुल 100 करोड़ ये हो जाएगा। 645 और 100 745 करोड़ रुपए की आज सब योजनाएं आपके सामने मैंने जो है वो घोषणा की है। मित्रों, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले चौधरी धर्म सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ के सभी विधायक और सभी सांसद को साथ मिलाकर और भी जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के, उनको मिलाकर कुछ सुझाव लिए जाए। हम तो चाहते हैं सुझाव मिलने चाहिए। हम अपने बजट बनाते समय पूरी घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें अपना सुझाव भेजे, हम उस बजट में सम्मिलित करेंगे। विधायकों, सांसदों को भी भेजते हैं, आम जनता को भी भेजते हैं, संगठनों को भी भेजते हैं। हम फिर भी दोबारा से एक बार बैठ करके कई अच्छे सुझाव नीचे से आ जाते हैं। हो सकता है हमारे विभाग के मंत्री या वहां के सेक्रेटरी के दिमाग में ना आते हों, इसलिए आप जो सुझाव हमको बताएंगे, हम यथासंभव उनको पूरा करने का और ये पूरा प्रयत्न करेंगे। और एक अपील मैं आप लोगों से करता हूं, दादरी के लोगों ने तो बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया। दादरी की नगर परिषद ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपने डाली, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आगे जो आने वाले चुनाव हैं, अब यहां हमारे पार्टी के पदाधिकारी तो बहुत बैठे हैं और दादरी से जुड़े हुए भी बहुत हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे हमारे धर्मेश जी मेंबर पार्लियामेंट, और फिर साथ में मैं जोड़ रहा हूं सोमवीर सांगवान जी को, जानबूझ के जोड़ रहा हूं कि अगले चुनाव में ये जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप चौके छक्के लगा दो, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने, इसकी चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ के जिला महामंत्री विजय अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा। आज की प्रगति रैली में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, व प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी व मंचासीन सभी मंत्रीगण